मैं हमेशा से इतना पथेटिक नहीं था, पर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट ने दूसरे को लीड किया और अब मैं कुत्तों वाली जिंदगी जी रहा हूँ। मैं अपनी टॉक्सिक बीवी से भीख मांग रहा हूँ कि थोड़ी तो रहम खा ले और प्लीज मुझे डिवोर्स दे दे। पर डिवोर्स देने के लिए ये गैसलाइट वुमेन मुझसे कुछ ऐसी चीज डिमांड कर रही है जो मेरी करंट कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा है। शादी से पहले भी मेरी जिंदगी कोई सनशाइन एंड रोजेस नहीं थी। मेरा ड्रंकर्ड फादर था जो शराब और गैम्बलिंग में पूरा खो चुका था। मुझे सपोर्ट करने के बजाय वो मुझे फोर्स करता था कि मैं उसके एडिक्शन का बिल भरूं। मेरा तो बहुत दिल था कि मैं उस ड्रंक फादर को छोड़कर आगे बढ़ जाऊं, पर वो अकेला फैमिली मेंबर था जो बचा था। मेरी मदर तो पहले ही गुजर चुकी थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे करना पड़ा हर तरह के छोटे मोटे और ऑड जॉब्स ताकि मैं गुजारा कर सकूं। कभी कभी विश करता था कि काश मेरी किस्मत भी दूसरे लोगों जैसी अच्छी होती। फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और इस भरोसे पे टिका रहा कि मेरा फादर किसी दिन सुधर जाएगा। मैंने तो एक बार उसको बड़ी अमाउंट में पैसे भी दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदनी थी। पर वो अच्छा दिन जब मेरा फादर चेंज होता वो कभी नहीं आया और उसकी बुरी आदतों ने उसको मौत तक खींच लिया, मुझे अकेला छोड़कर। दुख तो बहुत हुआ कि दोनों पेरेंट्स को खो दिया, पर अंदर से थोड़ा सुकून भी मिला कि मैं फाइनली फ्री हूँ। जब मैं डैड की डेथ से रिकवर हुआ, मैंने एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड कुछ साल, अब मैं फाइनली अपनी टॉक्सिक बीवी से आजाद हूँ। एक दिन टीवी देखते हुए मैंने दो क्रिप्टो गुरुज को बिट्कॉइन नाम के नए कॉइन की तारीफ करते देखा, जिसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड हो चुकी थी। सिर्फ थोड़े से टाइम में 2500 टाइम्स ऊपर चली गई थी। पता चला ये वही कॉइन था जिसमें मेरे फादर ने मरने से पहले मुझे इन्वेस्ट करने को कहा था। वेरीफाई करने के लिए मैंने तुरंत क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप खोली और देखते ही होश उड़ गए जब मैंने देखा 25 बिलियन वन के बिट्कॉइन मेरे वॉलेट में पड़े हैं, रेडी टू स्पेंड। उस दिन से मैं ऑब्सेस्ड हो गया। हर छोटे से स्पाइक के लिए कॉन्स्टेंटली अपना वॉलेट चेक करता रहता हूँ। ऑनेस्टली यार, ये डिजिटल करेंसी जो किसी भी सेकंड गायब हो सकती है, इसने मुझे बिना बात की टेंशन दे रखी है। इसीलिए मैं रात रात भर जाग रहा हूँ। मैं पैनिक में चार्ट्स को घूर रहा था। कभी कॉइन ऊपर जाता था, कभी नीचे डिप होता था और ये पूरा एक्सपीरियंस बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। ऐसे ही एक दिन मैं कैजुअल बाइक राइड करके घर आया, अपना वॉलेट खोला और चक्कर आते आते बचा। और पैसा लॉस होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे कॉइन की वैल्यू ने और 20 मिलियन वन कमाए थे, जिससे मेरा पोर्टफोलियो सीधा 2 बिलियन वन तक शूट कर गया था। अगले कुछ दिनों में मैं वापस अपनी जॉब पे गया। रिसेंटली हमारी कंपनी अलग अलग फैसिलिटीज में सर्जिकल इक्विपमेंट की डेमो दे रही थी, जो हमने पिछले हफ्ते डिलीवर किया था। जो टीम बुसान गई थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो चेयरमैन चाहते थे कि कोई ज्यादा केपेबल बंदा जाए। अपनी थकी और स्लीपलेस आंखों के साथ मैंने ट्रिप के लिए वॉलंटियर करने के लिए हाथ उठा दिया। मैंने यह सीनियोरिटी के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे सही से नींद नहीं आई थी कितने टाइम से, और सोचा कि शायद ट्रिप से दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाए। चेयरमैन मान गए, पर एक और आदमी को साथ भेजना चाहते थे। तभी हमारे ऑफिस की सबसे हॉट लड़की ने मेरे साथ जाने के लिए वॉलंटियर किया। तुम सोच रहे होगे कि मैं कितना लकी बास्टर्ड हूँ, और बिलीव मी, मेरे कोवर्कर्स भी यही सोच रहे थे। कुछ तो बेग भी कर रहे थे कि उन्हें मेरी जगह दे दो इस ट्रिप पे, पर चेयरमैन ने मना कर दिया क्योंकि सिर्फ 2 लोगों की जरूरत थी। बाय द वे, उसका नाम सुआ था। नाम की बात कर ही रहा हूँ, शायद मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मेरा नाम किम है। आगे के दिनों में मुझे फाइनली उस ऑफिस ब्यूटी के साथ ट्रैवल करने का मौका मिला। रास्ते में उसने बताया कि जिस कार में हम थे वो उसकी थी, उसने पिछले साल अपने भाई से खरीदी थी। मुझे ये भी पता चला कि वो बुसान जाने के लिए सीरियसली एक्साइटेड थी, वर्क की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि वो उसका होम टाउन था। उसने कहा कि वो अक्सर आती थी, पर वर्कलोड की वजह से दूर रह रही थी। उसको थोड़ा फ्री टाइम में एंजॉय करते देखकर मुझे एक गहरी बात रियलाइज हुई। इस दुनिया में हर किसी की अपनी छोटी सी दुनिया होती है, जो उनके ड्रीम्स, एम्बिशंस और छोटी छोटी चीजों से बनती है, जो उन्हें सुकून देती है। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझे किस तरह की दुनिया में जीना चाहिए। मेरी पॉकेट में इतना पैसा है, फिर भी मेरे दिल में बिल्कुल सुकून नहीं है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, हमने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक छोटा ब्रेक लिया। तभी उसने मुझे एक डिपार्टमेंट स्टोर चलने को कहा। उसने कहा कि अब जब हम बुसान में हैं तो शॉपिंग करनी है, और एक चीज भी थी जो वो मुझे बताना चाहती थी। उस वक्त मैंने ज्यादा सोचा नहीं या उसके इंटेंशंस पे क्वेश्चन नहीं किया, तो मैं तुरंत मान गया। पर उस दिन बाद में शॉपिंग करते वक्त मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते तो चीजें कितनी सस्ती मिलती, तो हम यहाँ क्यों हैं? बातें और अजीब हो गईं जब उसने मुझे अपने लिए एक सूट चूज करने को कहा और बोला कि वो बिल पे करेगी। जब मैंने हैरानी से पूछा क्यों, तो वो पूरी तरह लाल हो गई और माना कि उसको एक फेवर चाहिए। मेरे जोर देने पर उसने आखिरकार कन्फेस किया। वो चाहती थी कि मैं उसके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूं उसके पेरेंट्स के सामने। यार, मैं तो स्टंट रह गया। उसने आगे बताया कि उसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रिलेशनशिप में हो, क्योंकि उसकी छोटी बहन तो पहले ही डेट कर रही थी। उस पल मेरी धड़कन तेज हो गई और मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगीं। फाइनली मैं उसके पेरेंट्स से एक फैंसी रेस्टोरेंट में मिला। झूठ नहीं बोलूंगा, वो काफी तारीफ करने वाले लोग थे। बस बोले जा रहे थे कि उनकी बेटी कितनी परफेक्ट है। पर सच कहूं, मैं भी क्लाउड 9 पे था, हर मोमेंट एंजॉय कर रहा था। मेरे जैसे डिवोर्स्ड गाय के लिए सिर्फ नाटक करना भी दिल की धड़कन को तेज कर देता है। क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता था कि हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो नेचुरली उन्होंने पूछा कि हम इतने करीब कैसे आए।
ऑफ कोर्स मुझे एक झूठी मूठी स्टोरी घड़नी पड़ी ताकि वो बात कन्विंसिंग लगे। सुआ के पेरेंट्स ने मुझे जिस तरह गर्मी से ट्रीट किया, उससे मुझे याद आई आखिरी बार जब मैं अपने रियल इन लॉज से बुरा मिला था। वो लोग भी अपनी बेटी की तरह ही घटिया थे। उनकी ठंडी और जालिम बातें आज भी मेरे दिमाग में रेंट फ्री घूमती हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उन्हें जीतने की बहुत कोशिश की, पर वो टाइम खराब करना था। उसके कंपैरिजन में सुआ के पेरेंट्स तो इंसान के रूप में फरिश्ते लग रहे थे। पर शुक्र है मैं अब मैरिड आदमी नहीं हूँ। उस यादगार शाम के बाद उसके पेरेंट्स ने फाइनली विदा लेने का डिसाइड किया। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी को कहा कि वो मेरे साथ अपनी डेट एंजॉय करे। चूंकि ये सब सिर्फ एक एक्ट था, सुआ तो बिल्कुल शर्मिंदा हो गई थी और इसी वजह से मुझे भी उतनी ही शर्म आ रही थी। मुझे लगता है कि मैं इनसिक्योर हूँ कि उसकी लेवल की लड़की मेरे आस पास हो। जब हम समुंदर किनारे अकेले थे, उसने मुझसे माफी मांगी कि वो मुझे एक ऐसे स्यापे में घसीट लाई जिसके लिए मैंने कभी हाँ नहीं कहा था। मीटअप के दौरान उसकी तेज नजरों ने मेरी घबराहट पकड़ ली थी और उसको शक था कि यह रोल प्ले मेरे बिछड़े हुए यादें ताजा कर रहा है। मैं सच में हैरान था कि वो मेरे डिवोर्स की चिंता कर रही थी, तो मैंने तुरंत उसको यकीन दिलाया कि वो मेरे बारे में परेशान न हो। इनफैक्ट मुझे उसके पेरेंट्स की कंपनी बहुत अच्छी लगी और वो फ्री का खाना जो मिला वो तो जैसे आइसिंग ऑन द केक था इस पूरे एक्सपीरियंस का। टॉपिक बदलने के लिए मैंने सजेस्ट किया कि वो मुझे यहाँ की जगह घुमाए क्योंकि मैं पहली बार बुसान आया था। मेरी इस अचानक रिक्वेस्ट ने यूज सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं देख सकता था कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि परफेक्ट जगह ढूंढे जो मेरे टाइम को वर्थवाइल बना दे। आखिर में उसने एक फॉर्चून टेलिंग कैंप की तरफ इशारा किया, जिसको देखकर मैं पूरा हैरान रह गया क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सिटी की कोई खास यादगार जगह दिखाएगी। फिर भी हम अंदर गए और जैसे कोई क्रिस्टल बॉल वाला फ्रॉडस्टर होता है, टेबल के पीछे बैठी उस बूढ़ी औरत ने अपनी बार्नम इफेक्ट टैक्टिक्स से सुआ को पूरी तरह फंसा लिया। उन जनरल बातों के दरमियान उस बूढ़ी औरत ने यह भी मेंशन किया कि सुआ ने रिसेंटली एक मौका गंवा दिया था। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि यह बुढ़ी क्या बोलना चाहती है, पर अपेरेंटली वो बात कर रही थी सुआ के चूक जाने की अपनी फीलिंग्स को। मुझे कन्फेस करने से उस बूढ़ी औरत ने सुआ को यकीन दिलाया कि वो मौका जो उसने अभी छोड़ा है वो दोबारा जरूर मिलेगा, और सलाह दी कि इस बार यूज पकड़ लेना। जब सुआ उस बुढ़ी की बकवास पे भरोसा कर रही थी, मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। मेरे लिए फॉर्चून टेलिंग सिर्फ एक स्कैम है। खैर, आखिरकार मेरी बारी आई। हालांकि मैं दिल से राजी नहीं था, पर सुआ ने इंसिस्ट किया कि मैं भी अपना फ्यूचर जानूं ताकि हमारा यहाँ आना वर्थवाइल हो। और मुझे लगा कि अब इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता। पर उस बूढ़ी औरत ने सच में मेरी दुखने वाली नस दबा दी। उस औरत को किसी तरह पता था कि मेरा बचपन आसान नहीं था और मैं गरीबी में बड़ा हुआ हूँ। उसने मुझे और हैरान किया ये कहकर कि मेरे जैसे लोगों की किस्मत में ढेर सारा पैसा लिखा होता है। उसने कहा कि यह तो बस शुरुआत है और मेरी किस्मत की चमक बढ़ती जाएगी। उसने मुझे सलाह दी कि मैं दुनिया घूमूं और नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करूं। तभी उसने कहा, ज्यादा अच्छे मौके मेरी तरफ खुद खिंचे चले आएंगे। मुझे बस अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना था और मौके मेरे पास दौड़े चले आएंगे, चाहे वो प्यार हो या पैसा। उसने कहा, मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। उसकी बातों ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया और मेरे अनयूज्ड सेविंग्स की चिंता और बढ़ गई। उसने जो भी कहा उसका आधा तो मुझे समझ नहीं आया, पर अच्छा लगा कि एक बदलाव के रूप में कुछ पॉजिटिव सुनने को मिला। बदकिस्मती से वो छोटी सी खुशी उस पल गायब हो गई जब उस बूढ़ी औरत ने उस बेकार बकवास के लिए 200,000 वन मांग लिए। ऐसा लगा जैसे पूरे महीने की शॉपिंग और बस का किराया सीधा पानी में चला गया। शुक्र है हम जल्दी उस जगह से निकल गए उससे पहले कि वो और फ्रॉड करती। अगली जगह जो सुआ ने सोची थी वो ह्युंडई मार्केट थी, जहां वो कुछ ग्रिल्ड फूड खाना चाहती थी। इसी दौरान मैं अब भी अपने अकाउंट में पड़ी उस सोई हुई दौलत के बारे में सोच रहा था कि क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है। मुझे जवाब तो नहीं मिला, पर मैंने ज्यादा गुजारिश नहीं की। वो पल इतना अच्छा था कि ओवर थिंकिंग से खराब नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही हमारी बुसन की 4 दिन की बिजनेस ट्रिप आखिरकार एक बिटर स्वीट एंड पर आई और हम सोल वापस लौट आए। जब मैं घर पहुंचा और अपना वॉलेट चेक किया तो देखकर होश उड़ गए कि 200 मिलियन गायब हो चुके थे। पर अफसोस की भावना तुरंत हट गई जब मैंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर 300 मिलियन वापस कमा लिए। फिर 100 मिलियन का और इंक्रीज हुआ। एक बार फिर मैं पूरा दिन स्क्रीन को घूर रहा था जैसे कोई दीवाना, चार्ट्स को ऊपर नीचे होते देखता रहा। आखिर में उसने एक फॉर्चून टेलिंग कैंप की तरफ इशारा किया, जिसको देखकर मैं पूरा हैरान रह गया क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सिटी की कोई खास यादगार जगह दिखाएगी। फिर भी हम अंदर गए और जैसे कोई क्रिस्टल बॉल वाला फ्रॉडस्टर होता है, टेबल के पीछे बैठी उस बूढ़ी औरत ने अपनी बार्नम इफेक्ट टैक्टिक्स से सुआ को पूरी तरह फंसा लिया। उन जनरल बातों के दरमियान उस बूढ़ी औरत ने यह भी मेंशन किया कि सुआ ने रिसेंटली एक मौका गंवा दिया था। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि यह बुढ़ी क्या बोलना चाहती है, पर अपेरेंटली वो बात कर रही थी सुआ के चूक जाने की अपनी फीलिंग्स को। मुझे कन्फेस करने से उस बूढ़ी औरत ने सुआ को यकीन दिलाया कि वो मौका जो उसने अभी छोड़ा है वो दोबारा जरूर मिलेगा, और सलाह दी कि इस बार यूज पकड़ लेना। जब सुआ उस बुढ़ी की बकवास पे भरोसा कर रही थी, मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। मेरे लिए फॉर्चून टेलिंग सिर्फ एक स्कैम है। खैर, आखिरकार मेरी बारी आई। हालांकि मैं दिल से राजी नहीं था, पर सुआ ने इंसिस्ट किया कि मैं भी अपना फ्यूचर जानूं ताकि हमारा यहाँ आना वर्थवाइल हो। और मुझे लगा कि अब इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता।
पर उस बूढ़ी औरत ने सच में मेरी दुखने वाली नस दबा दी। उस औरत को किसी तरह पता था कि मेरा बचपन आसान नहीं था और मैं गरीबी में बड़ा हुआ हूँ। उसने मुझे और हैरान किया ये कहकर कि मेरे जैसे लोगों की किस्मत में ढेर सारा पैसा लिखा होता है। उसने कहा कि यह तो बस शुरुआत है और मेरी किस्मत की चमक बढ़ती जाएगी। उसने मुझे सलाह दी कि मैं दुनिया घूमूं और नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करूं। तभी उसने कहा, ज्यादा अच्छे मौके मेरी तरफ खुद खींचे चले आएंगे। मुझे बस अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना था और मौके मेरे पास दौड़े चले आएंगे, चाहे वो प्यार हो या पैसा। उसने कहा, मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। उसकी बातों ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया और मेरे अनयूज्ड सेविंग्स की चिंता और बढ़ गई। उसने जो भी कहा उसका आधा तो मुझे समझ नहीं आया, पर अच्छा लगा कि एक बदलाव के रूप में कुछ पॉजिटिव सुनने को मिला। बदकिस्मती से वो छोटी सी खुशी उस पल गायब हो गई जब उस बूढ़ी औरत ने उस बेकार बकवास के लिए 200,000 वन मांग लिए। ऐसा लगा जैसे पूरे महीने की शॉपिंग और बस का किराया सीधा पानी में चला गया। शुक्र है हम जल्दी उस जगह से निकल गए उससे पहले कि वो और फ्रॉड करती। अगली जगह जो सुआ ने सोची थी वो hyundai मार्केट थी, जहां वो कुछ ग्रिल्ड फूड खाना चाहती थी। इसी दौरान मैं अब भी अपने अकाउंट में पड़ी उस सोई हुई दौलत के बारे में सोच रहा था कि क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है। मुझे जवाब तो नहीं मिला, पर मैंने ज्यादा गुजारिश नहीं की। वो पल इतना अच्छा था कि ओवर थिंकिंग से खराब नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही हमारी बुसन की 4 दिन की बिजनेस ट्रिप आखिरकार एक बिटर स्वीट एंड पर आई और हम सोल वापस लौट आए। जब मैं घर पहुंचा और अपना वॉलेट चेक किया तो देखकर होश उड़ गए कि 200 मिलियन गायब हो चुके थे। पर अफसोस की भावना तुरंत हट गई जब मैंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर 300 मिलियन वापस कमा लिए। फिर 100 मिलियन का और इंक्रीज हुआ। एक बार फिर मैं पूरा दिन स्क्रीन को घूर रहा था जैसे कोई दीवाना, चार्ट्स को ऊपर नीचे होते देखता रहा। उन लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाने की बहुत कोशिश की, मुझे यकीन दिलाया कि असली उछाल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस से कॉइन के बारे में बात करते सुनकर मैं फिर से डायलेमा में पड़ गया। क्या मुझे थोड़ा और होल्ड करना चाहिए? शायद मैं लालची हो रहा था, पर जो भी हो इसका फायदा बहुत बड़ा हुआ। अगले ही दिन बिटकॉइन में एक और हिस्टोरिक ब्रेकआउट हुआ। प्राइस दुगना से ज्यादा हो गया और यह वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन गया। इस बड़े हाइक के साथ मेरे पोर्टफोलियो में जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ। अचानक मैं 100 बिलियन वन पर बैठा था और जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ होता, मेरे होश उड़ गए और डर के मारे बुरा हाल हो गया और मेरा दिल ऐसा लगा कि वह अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। जब मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया, मैंने एक समझदारी वाला फैसला लिया कि पैसे निकाल लूं और कहानी खत्म कर दूं। पर एक बार फिर लालच आगे आ गया और मुझे लटका कर चला गया। वह ग्रीड मेरे अंदर, ऐसा लगा जैसे उसने शक्ल ले ली हो। मेरे कान में फुसफुसा रहा था कि थोड़ा सा और रुके रहो। पर फिर मुझे एक बात समझ आई, शायद यह मेरे फादर की मेहनत का फल था, वही आदमी जिसने एक बार मुझसे पैसे उधार मांगे थे। इस सोच के साथ मुझे अच्छी तरह पता था कि अब क्या करना है। मैं उस स्ट्रगल के फल को ऐसे ही जाया नहीं होने दे सकता था। अगले दिन सुआ ने ऑफिस में मेरी कमी नोटिस की। सबसे पहले उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि शायद मैं किसी और बिजनेस ट्रिप पर चला गया हूँ। जब उसने मेरे कोवर्कर्स से यह कंफर्म करना चाहा तो उसे पता चला कि मैं तो पर्सनल डे ऑफ पर था। नेचुरली यह सुनकर वह कंफ्यूज हो गई। मैं एक आम बंदा था जिसके लाइफ में कुछ खास नहीं था, इसलिए उसकी कंफ्यूजन जायज थी। उसने बस उम्मीद की कि मैं ठीक हूँ। उसके उलट जो उसने सोचा, मैं एक्चुअली पास के फेरारी शोरूम में ऐसे ही शॉपिंग कर रहा था। सारी कार्स में से एक कार जिसने तुरंत मेरी आंख पकड़ी वह फेरारी 458 इटालिया था। अपने काम के हिसाब से सेल्समैन ने स्पेक्स और फीचर्स की लंबी चौड़ी बातें शुरू कर दी, पर मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ इसके लुक में इंटरेस्ट था। तो उसकी लंबी सेल्स पिच सुनने के बजाय मैंने अपना प्लैटिनम मास्टर कार्ड निकालकर उसे चुप करा दिया, पूरी अमाउंट वहीं पे करने के इरादे से। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी आसानी से फेरारी की शॉपिंग कैसे कर रहा था। सच कहूं तो मैंने उस रास्ते को फॉलो किया जो मेरे फादर ने मेरे लिए बनाया था। मैंने अपने सारे कॉइन्स बेच दिए। यूएस डॉलर्स में मेरी वर्थ 100 मिलियन थी, जो मोटे तौर पर 100 बिलियन वन मेरे हाथ में थे। इतने सारे पैसे बैठे थे खर्च होने का इंतजार करते हुए। मुझे समझ नहीं आया कि और क्या करूं। तो हाँ, इस तरह मैंने फेरारी खरीदी। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं शोरूम से ऐसे बाहर निकला जैसे कोई टोटल कूल गाय हो जिसे 0 फर्क पड़ता हो। पर अंदर ही अंदर मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। जो कार मैंने अभी खरीदी थी उसकी कीमत 490 मिलियन वन थी। आपको ये कितना इंसेन है समझाने के लिए। बस याद रखो, जब मैं उस फॉर्चून टेलर को 2 लाख वन पे करने पर पसीना छोड़ रहा था, फिर भी मैंने पूरा जोर लगा दिया और अपनी विश लिस्ट की हर चीज चेक की। एक लग्जरी कार और एक फैंसी सूट तो मिल गया। मेरी टू डू लिस्ट पे अगली चीज थी अपने लिए एक स्वीट लग्जरी अपार्टमेंट ढूंढना। तो बिना किसी शक के मैंने शहर के सबसे बेस्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एंट्री ली। रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करने से पहले मैंने 2 बार भी नहीं सोचा कि मुझे यहाँ अवेलेबल सबसे बेस्ट अपार्टमेंट दिखाएं। रिसेप्शनिस्ट ने आखिरकार मुझे एक सबसे महंगे अपार्टमेंट्स में से एक का टूर दिया। एक पल के लिए इतनी लग्जूरियस जगह खरीदते हुए मुझे अलग सा फील हुआ। मैं इस तरह की लाइफस्टाइल का आदी नहीं था। अपार्टमेंट्स मेरे टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा लग्जूरियस थे। सिर्फ बाथरूम ही मेरे पुराने घर से बड़े थे और उस हाई राइज अपार्टमेंट से जो व्यू था, ऐसा कुछ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एक ही पल में मैंने मन बना लिया और आगे बढ़ा। ट्रांजैक्शन के साथ
मेरी मिजरेबल फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मुझे जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ना पड़ा था, पर अब दुनिया भर के पैसे के साथ मुझे और पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। मैंने न सिर्फ अपना अपार्टमेंट खरीदा बल्कि पूरा लीज अमाउंट एक बार में पे कर दिया। ये मेरी पर्सनल टू डू लिस्ट की चीजों में से एक था। जब मैंने पूरा पेमेंट टेबल पर रख दिया तो रिसेप्शनिस्ट के शॉक्ड एक्सप्रेशंस ने हर पेनी को वर्थ इट बना दिया। सुहा को मत भूलना। ऑफिस में जब दो कोवर्कर्स एक दूसरे के काफी करीब आ रहे थे और किस करने ही वाले थे, सुहा तेजी से अंदर घुसी और जिद करने लगी कि मेरा एड्रेस कहाँ है। उसकी इंटेंस नजर से वो दोनों डर गए और सोचने लगे कि वह इतनी डेस्परेट क्यों है मेरा ठिकाना जानने के लिए। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, वह सिर्फ मेरे लिए परेशान थी क्योंकि मैं उस दिन काम से एब्सेंट था। उसने सोचा कि मैं बीमार हूं और मुझे चेक करना चाहती थी। उसकी इस अचानक रिक्वेस्ट पर कोवर्कर ने सवाल किया कि क्या यह नॉर्मल है कि एक कॉलीग दूसरे की इतनी चिंता करे। खैर, उसे मेरा एड्रेस नहीं पता था तो उसने शराफत से मना कर दिया और मुझे टेक्स्ट करने का वादा किया। जैसा एक्सपेक्ट किया था, थोड़ी देर बाद मुझे उसका मैसेज मिला और मैं हैरान था कि वह अचानक मुझसे मिलने आना चाहते हैं। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उन्हें फिजूल में परेशान किया है, मैंने माफी मांगी और अपना एड्रेस भेज दिया। सुहा जुंगियप का शुक्रगुजार था कि उसने मेरा एड्रेस ढूंढ दिया। जितनी एक्साइटेड वह लग रही थी, जुंगियप को शक हुआ कि शायद उसे सच में मुझसे प्यार हो गया है। आखिरकार वो दोनों ने साथ मिलकर मुझे मिलने आने का फैसला किया। वह सच में क्यूरियस थे कि मैं कैसी जगह रहता हूँ और वह उत्साहित थे, पर जिस पल वह पहुंचे उनके होश उड़ गए। आप सोच रहे होंगे कि वह मेरे नए लग्जूरियस अपार्टमेंट से डैजल्ड हो गए, पर रियलिटी में मैंने उन्हें अपने पुराने ठिकाने पर बुलाया था, एक बेसमेंट अपार्टमेंट जो गंदगी और कीड़ों से भरा हुआ था। मैं वहां अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि शिफ्ट करना था। मैं देख सकता था कि जुंगियप तो खासकर उस जगह की हालत से बेहद नाखुश था, पर सुहा को कुछ और ही महसूस हुआ। उस तंग और मैसी अपार्टमेंट को देखकर उसने पहली बार सच में रियलाइज किया कि कुछ लोगों की लिविंग कंडीशंस कितनी खराब हो सकती हैं। उस पल उसे मुझ पर दया आई, डिवोर्स के बाद यहाँ अकेले रहने पर। चूंकि मैं शिफ्ट कर रहा था, मेरे दोनों कोवर्कर्स ने प्यार से मेरा सामान पैक करने और उठाने में हेल्प करने का ऑफर दिया। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे सामान को हैंडल करते हुए गंदे हों, पर मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने फिर भी हेल्प की। बाहर पार्किंग लॉट में उनकी आंखें अचानक चली गईं, उस थर्ड रेट लॉट में पार्क की हुई फेरारी पर। नेचुरली वह कंफ्यूज थे। उनमें से कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि वह कार मेरी हो सकती है। उन्होंने बस यही मान लिया कि वह बिल्डिंग के ओनर या किसी और की होगी, पर रियलिटी उनकी सोच से बिल्कुल अलग थी। उनका दिमाग प्रैक्टिकली फ्रीज हो गया जिस पल मैंने उन्हें अपना सामान उस कार में लोड करने को कहा। उन्होंने तब भी मानने से मना कर दिया। सोच रहे थे कि मैं सिर्फ किसी और की फेरारी के पास खड़ा हूँ, पर जब मैंने कंफर्म किया कि वह मेरी है तो उनका मुंह पूरा खुला का खुला रह गया। इस दौरान मैं देख सकता था कि जुंगियप दिमाग में हिसाब लगा रहा था, मेरी सैलरी, पॉसिबल इंस्टॉलमेंट्स और दूसरे कॉस्ट्स का, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर यह तो उनके सरप्राइजेस की शुरुआत थी। इस बार मैं उन्हें अपना नया अपार्टमेंट दिखाना चाहता था और वो दोनों तुरंत साथ चलने को मान गए। हालांकि उन दोनों को इनवाइट करते वक्त मैं एक छोटी सी बात भूल गया था। मेरी नई कार में सिर्फ 2 लोग ही फिट हो सकते थे, तो मैंने उनमें से एक को अलग से आने को कहा। पहले तो सुहा ने अकेले ट्रैवल करने के लिए वॉलंटियर किया, पर जुंगियप पीछे हट गया और उसे मेरे साथ राइड करने दिया। मैं देख सकता था कि वह बेचारा बंदा अंदर से रो रहा था फेरारी में राइड करने का मौका छूट जाने पर। चूंकि ये सुहा का पहली बार किसी लग्जरी कार में बैठना था, वह नेचुरली नर्वस थी। उसके साथ ड्राइव करते हुए मुझे अपनी पिछली ट्रिप याद आई और वह सुनकर मुझे उसके पेरेंट्स की याद आई। जब मैंने उसके पेरेंट्स का जिक्र किया तो उसने माना कि उसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वह जल्दी ही मुझसे शादी कर लेगी। ऑफ कोर्स मैंने उस फेक हस्बैंड एक्ट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उस पल वह मेरी तरफ सीरियस लुक के साथ पलट गई। वह कुछ जरूरी पूछना चाहती थी, पर उसकी आवाज रुक गई। जब मैंने उससे दोबारा पूछा तो साफ था कि उसे यह सेंसिटिव सवाल पूछते हुए आराम नहीं महसूस हो रहा था, तो उसने वह बात अपने तक ही रखी। अगर मुझे गेस करना हो तो शायद वह मेरे डिवोर्स के बारे में पूछना चाहती थी, कैसे और क्यों हुआ। हालांकि सच कहूं, उस वक्त मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने बस मान लिया कि वह मेरी अचानक आई दौलत के बारे में क्यूरियस थी। खैर, मैं शुक्रगुजार था कि सुहा और जुंगियप दोनों अपने काम से मतलब रख रहे थे। कहीं और मेरी एक्स वाइफ फोन पर बात कर रही थी, हाथ में हमारी पुरानी शादी की तस्वीर लिए। मेरे पीछे वह शायद कुछ प्लान कर रही थी। हालांकि मुझे पता नहीं था कि क्या। मैं अपनी नई जिंदगी एंजॉय करने में बहुत बिजी था। अगले कुछ दिनों में जुंगियप को भी उस ब्यूटी फेरारी में राइड करने का मौका मिला। तभी उसने अचानक पूछ लिया मुझसे एक अनएक्सपेक्टेड सवाल बिना सोचे समझे। वह जानना चाहता था कि मैं सुहा को किस नजर से देखता हूँ। मुझे अपने कॉलीग का यह सवाल अच्छा नहीं लगा, पर चूंकि हम साथ में हैंग आउट कर रहे थे, मैंने उसका सवाल आंसर करने का फैसला किया और सुहा को जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। मेरे लिए वह एक साफ दिल काबिल औरत थी जो जानती है कि अपने आसपास के लोगों की देखभाल कैसे करनी है। मुझे सच में खुशी थी कि मुझे उसके जैसी जूनियर के साथ काम करने को मिला। हैरानी की बात है कि मेरे जवाब से जुंगियप संतुष्ट नहीं हुआ और वह और सुनना चाहता था। मैं पहले ही जान चुका था कि वह इस सवाल को कहाँ ले जाना चाहता है, तो मैंने टॉपिक क्लोज करने का फैसला किया। जब हम ऑफिस वापस आए, बाकी के कॉलीग्स हैरान थे यह जानकर कि मैं फेरारी का मालिक हूँ।
जब उन्होंने पूछा कि मैं इतना पैसा कैसे कमाया जबकि मैंने बिटकॉइन काफी लेट खरीदा था, तो मैंने उन्हें एक कन्विंसिंग झूठ बोल दिया। दावा किया कि मैंने प्रॉफिट्स को बार बार री इन्वेस्ट किया था। वह लोग तुरंत मायूस हो गए यह देखकर कि मैंने उस कॉइन से कितना कुछ अचीव कर लिया था। आखिरकार वह दोनों रीसेंट क्रैश में अपना 40% पैसा खो चुके थे। अच्छा हुआ मेरे लिए, मैंने तभी बेच दिया, उस तबाही के आने से काफी पहले। मेरे कॉलीग्स ने मेरी इस बेहतरीन किस्मत को किसी गजब के ट्रेडिंग जीनियस समझ लिया जो शायद मुझ में था। वह चाहते थे कि मैं उनका क्रिप्टो गुरु बन जाऊं और उन्हें यह सब सिखाऊं। हम तीनों में से सिर्फ मैं ही जानता था कि वह गलत जगह पहुंचे थे। बात को टालने के लिए मैंने बस कुछ उल्टा सीधा बक दिया, सिर्फ एक लाइन, हार्ट ऑफ अ बीस्ट। वह दोनों मेरी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस ले गए और उसका मतलब निकालने लगे। मैं इतना सीधा झूठ बोल नहीं पा रहा था, तो मैंने चुप रहने का फैसला किया। शुक्र है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनमें से एक ने मान लिया कि मेरे कहने का मतलब था एक अच्छी सोच रखना। खैर, मैंने उसे उसके हिसाब से जीने दिया। वह मुझे मेरी फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में सवाल करते रहे और मान लिया कि मैं शायद और बिजनेस वेंचर्स ढूंढ रहा हूँ। मैंने बस हाँ में सिर हिलाकर उनके साथ नाटक किया। हालांकि मैंने उन्हें थोड़ा सच भी बताया। मैंने सच में और कई कॉइन्स में री इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट ने मुझे कहा कि क्रिप्टो में अभी और ग्रोथ की गुंजाइश है। उन्हें कुछ कॉइन्स सजेस्ट करने से पहले मैंने पूरी तरह साफ कर दिया कि मैं किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूंगा। रिस्क लेना उनका फैसला था। आखिरकार मैंने उन्हें XRP और इथीरियम के बारे में बताया, दो कॉइन्स जिनकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल थी। जैसा एक्सपेक्ट किया था, दोनों कोवर्कर्स को शक हुआ क्योंकि वह उस वक्त रिलेटिवली नई करेंसीज थीं, तो मुझे बीच में आकर सब कुछ समझाना पड़ा। XRP का मुख्य मकसद इंटरनल बैंक ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करना था, जबकि इथीरियम का मकसद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस को एनेबल करना था। ऑफ कोर्स ये प्राइस इंक्रीज की गारंटी नहीं देता था, पर दूसरे कॉइन्स के मुकाबले ये दोनों अपने रिलेटिवली लो रिस्क की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ध्यान जरूर खींचेंगे। वह लोग सच में हैरान थे कि मेरे पास इतना अनकॉमन गहरा नॉलेज है, पर यह इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए था। आखिरकार मैंने अपनी पूरी दौलत दांव पर लगाई थी। जब मैं अपनी सो कॉल्ड नॉलेज का प्रदर्शन कर रहा था, सुआ रेस्टरूम में फ्रेश हो रही थी। उसका दिमाग ज्यादातर काम में व्यस्त था। हालांकि अगली चीज जो उसके दिमाग में थी वह मैं था। फिर कुछ लड़कियां रेस्टरूम में उसके साथ आईं, जो मेरी रिसेंटली खरीदी हुई फेरारी के बारे में गॉसिपिंग कर रही थीं। चूंकि वह मान नहीं सकती थी कि मेरे पास सच में इतनी दौलत है, अफवाह फैलने लगी कि मैंने कार उधार के पैसे से खरीदी है और अब कर्ज में डूबा हुआ हूँ। सिर्फ यही नहीं, गंदी अफवाहें भी थीं कि मैं गैम्बलिंग और शराब की आदत में पड़ गया हूँ। जैसे ही वह लड़कियां मेरे बारे में झूठ फैलाती रहीं, सुआ चुपचाप सुनती रही जब तक कि उस पल उसका सब्र टूट गया। मेरा नाम साफ करने के लिए उसने उन्हें कन्फ्रंट किया और पूछा कि अफवाहें किसने शुरू की हैं। थोड़ी देर बाद कोई जाना पहचाना ऑफिस में आया और तुरंत सबका ध्यान उस पर गया। वह एक औरत थी और काफी खूबसूरत। वह सीधे काउंटर पर गई और टीम लीडर से मेरे ठिकाने के बारे में पूछा। टीम लीडर ने ज्यादा हेल्प नहीं की। उसने जानबूझकर सच छुपाया और झूठ बोला कि मैं बाहर गया हूँ। पर मेरी बुरी किस्मत, मैं उसी पल कॉन्फ्रेंस पेपर्स का बड़ा स्टैक लिए ऑफिस के दूसरी तरफ से गुजर रहा था। उस औरत ने मेरी आवाज पहचान ली और मेरी तरफ पलट गई। जैसे ही उसने बॉक्सेस पकड़ने में मेरी हेल्प की, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, पर तुरंत वापस भी ले लिया। वह औरत कोई और नहीं, मेरी एक्स वाइफ थी। हाँ, वही बिच जिसने मुझे पहले ही काफी ट्रॉमा दिया था। जिस पल मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा दिमाग सीधा पिछले वक्त में चला गया। हर बार जब उसने मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया। हमारे हनीमून पर भी उसने मुझसे लड़ाई की और मुझे जलील किया क्योंकि मैंने हमारे रुकने के लिए बेस्ट होटल बुक नहीं किया था। वह गैसलाइटिंग में PhD की हुई औरत थी, जबकि मैं एक सीधे साधे विचारों वाला आम इंसान था। उसके ताने, उसकी गैसलाइटिंग और जिस तरह से उसने हमेशा मुझे इनसिक्योर फील कराया, आज भी मेरे दिमाग में गूंजते हैं। और अब उसे सीधे अपने सामने देखकर मैंने आंख मिलाना भी नहीं चाहा। पर चूंकि वह मेरे जूनियर के ऑफिस में काम कर रही थी, मेरा जवाब देना फर्ज बन गया, हालांकि न चाहते हुए। बॉक्सेस नीचे रखने के बाद मैंने न चाहते हुए वो फाइल्स ले लीं जो वह देना चाहती थी। मैं पलटा नहीं, उसकी प्रेजेंस से डरना तो दूर की बात थी। फाइल्स लेने के बाद मैं कॉन्फिडेंस से उसे आगे निकल गया, जिससे वह और गुस्सा हो गई। उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। वह नाराज थी कि मैंने उस डरपोक लूजर की तरह एक्ट नहीं किया जो मैं हुआ करता था। ओह, मुझे लगता है मैं उसका नाम बताना भूल गया। वह हंचेवन है। वह ऑफिस में मेरी फेरारी देखकर परेशान थी। क्या ही सैवेज था मैं, है ना? ये बिच अब पछता रही है कि उसने मुझे डिवोर्स दिया। अगर उसे पता होता कि मैं इतना अमीर होने वाला हूँ तो वह उस शादी को थोड़ा और खींच लेती। पर अब पिछला वक्त रोकर वापस नहीं आना था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह मुझे पूरी तरह नीचे गिरा देगी। जैसे ही उसने ऑफिस में एंट्री ली, उसने अपना वह झूठा इनोसेंट बिच फेस बना लिया। ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे डिवोर्स से परेशान बेचारी विक्टिम हो। उसकी टॉक्सिक फीमेल फ्रेंड्स ने उसे घेर लिया, उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। अपनी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए, रोने का नाटक करते हुए उसने सीधा मेरे बारे में झूठ बोला। दावा किया कि मैंने उस पर चिल्लाया, जबकि वह सिर्फ मुझे फाइल्स देने आई थी। वह अपने प्रो फेमिनिस्ट क्लिक से इधर उधर सिंपैथी बांट रही थी, पर वहां मौजूद सारी औरतों में से एक नर्डी लड़की इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसकी एक्टिंग में फंसी। इस दौरान मैं चुपचाप अपने ऑफिस स्पेस में अपना काम कर रहा था।
हालांकि मेरा दिमाग बार बार उसकी तरफ जा रहा था। वह फाइनली वापस आ चुकी थी। पहले तो मुझे डर लगता था कि जब वह ऑफिस लौटेगी तो उसे देखकर ही मैं बीमार पड़ जाऊंगा, पर सच कहूं मैं बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड नहीं था। इनफैक्ट मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अचानक मेरा कोवर्कर मेरे पीछे से चुपके से आया और कुछ बात करना चाहता था। जब हम रूफटॉप पर पहुंचे उसने अचानक मुझे गले लगा लिया, जबकि दूसरे लोग मुझे बधाई दे रहे थे किसी वजह से जो मुझे समझ नहीं आई। जब मैंने सांगी से पूछा कि ये क्या बकवास हो रही है तो उसने फाइनली राज खोला। पता चला XRP की वैल्यू ने आसमान छू लिया था। सिर्फ 2 दिन में 70% और ऊपर चली गई थी। जिस पल मैंने यह सुना मैं गहरी सोच में चला गया। दिमाग में हिसाब लगा रहा था कि मैंने इस उछाल से कितना कमाया होगा। जैसा कि सामने आया मेरे XRP इन्वेस्टमेंट्स अकेला ही छू चुका था। एक बड़ा 100 बिलियन का आंकड़ा। यह नंबर सुनकर मैं हैरानी से पसीना छोड़ रहा था। इस दौरान मेरे कोवर्कर्स सिर्फ कुछ मिलियन कमाकर जश्न मना रहे थे, जो मेरे मुकाबले में सिर्फ चिलर स्पेयर चेंज था। वह मुझसे पूछने लगे कि मैंने XRP में कितना इन्वेस्ट किया था। मुझे झूठ बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी, पर सच बोलना उनके होश उड़ा देता। तो मैंने आमतौर पर कह दिया कि मैंने हर कॉइन में 10 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। ऑफ कोर्स वह इतना बड़ा नंबर सुनकर शॉक्ड थे। हालांकि यह मेरे असली इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 20% ही था। 10 बिलियन इन्वेस्ट किया तो उन्होंने सोचा कि मेरा प्रॉफिट लगभग 7 बिलियन होगा। फिर वह पूछने लगे कि उन्हें होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, पर चूंकि मैं जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था मैंने उन्हें अपना फैसला खुद लेने को कहा। देखो, मुझे लग रहा था कि XRP में यह अचानक उछाल थोड़ा शक के दायरे में था। एक करेंसी जो असल में बैंक ट्रांजैक्शंस को तेज करने के लिए डिजाइन की गई थी, उसका अचानक बढ़ जाना ज्यादा समझ नहीं आया। एक ही एक्सप्लेनेशन जो मेरे दिमाग में आई वह ये थी कि ग्रीड क्रिप्टो मार्केट में जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा तेजी से फैल रहा था। 2 दिन तक नॉन स्टॉप गेन्स का मतलब अक्सर ये होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब उन्होंने पूछा कि मेरा क्या प्लान है तो मैंने सीधे कह दिया कि मेरा अभी बेचने का कोई इरादा नहीं है। जबकि मेरे कोवर्कर सोच रहे थे कि मैं शायद लालची हो रहा हूँ। मैंने सोचा कि जब सब लालची हो रहे हैं तो एक और उछाल पक्का आएगा। उस दिन कंपनी में यह बात तेजी से फैल गई कि मैंने क्रिप्टो से बहुत बड़ा हाथ मारा है। कम उम्र में अमीर होने की यह चटपटी कहानी सबका ध्यान खींचने के लिए काफी थी। जल्दी ही हर बातचीत में मेरा नाम लिया जा रहा था। जब सब इस बारे में बात कर रहे थे कि मैंने कैसे इतना पैसा बनाया और दूसरों की भी थोड़ी कमाई करने में हेल्प की, मेरी बिच ऑफ एन एक्स वाइफ ये सब सुन रही थी। और जैसा एक्सपेक्ट किया जाता वह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इतना ज्यादा कि उसने अपनी कॉफी फर्श पर फेंक दी। सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कट टू सुआ एक कैफे में बैठी है। उसकी प्रेजेंस अकेली ही काफी थी। हर किसी की आंखों को अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ तो उसे मॉडल भी समझ रहे थे। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वह थोड़ी उदास लग रही थी। पता चला कि उसे जोंग योप ने बुलाया था, जो उसे मेरे बारे में बात करना चाहता था। चूंकि वह मूड में नहीं थी, उसने उसे बकवास बंद करने और सीधे बात पर आने को कहा। जुंग योप ने उसकी सीधी बात का एहतिराम किया और पूछा कि मेरे बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं उसे क्या लगता है। उन्होंने कहा कि मैं गैम्बलिंग का आदी था और अपनी एक्स वाइफ को अब्यूज करता था। हैरानी की बात है कि सुआ ने उसकी हर बात से डिसएग्री किया। उसको पता था कि ये सब बस जानबूझकर फैलाई जा रही गंदी गॉसिप है। जुंग योप उसके जवाब से संतुष्ट लगा और एक और सवाल पूछने आया, क्या वह मुझे लाइक करती है? यह वह सवाल था जिसका जवाब वह सच में उससे जानना चाहता था। और यह सुनकर वह तुरंत शर्मा गई। उसने जल्दी से मुझे फ्रेंड जोन करने की कोशिश की, पर जुंगयोप जिद्दी था। उसको पता था कि मामला सिर्फ दोस्ती से ज्यादा है। अचानक उसने उसे सजेस्ट किया कि उसे मुझसे कन्फेस कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स ये कहना आसान था, पर करना मुश्किल, और वह शर्म से अपने आप को छुपा नहीं पा रही थी। इस दौरान मैं अपने चिपकू कोवर्कर्स से परेशान था, जो मेरे क्रिप्टो गेन्स के लिए मुझे जबरदस्ती बधाई दे रहे थे। हालांकि सब मेरे बारे में था। मैं अकेला था जो यह एंजॉय नहीं कर रहा था। मेरे कोवर्कर्स मेरी पिछली सलाह लेकर और कमाई करके बहुत खुश थे। मैं सच में हैरान था कि कितने लोगों ने अफवाहों को सुनकर मार्केट में छलांग लगा दी थी। और सरप्राइजिंगली उनका डिसीजन गलत नहीं था। उन्होंने तो एक्चुअली गोल्ड स्ट्रक कर दिया था। प्राइसेस कुछ ही डेज में नियरली डबलिंग हो गए थे। इसकी वजह से मुझे वे टू मच अनवांटेड अटेंशन और अफेक्शन मिल रहा था। वो कन्विंस थे कि मेरे इनिशियल 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट से मैं 10 बिलियन वन से ज्यादा पर सिटिंग होऊंगा। पर ट्रूथ उनके इमेजिनेशन से फार बियॉन्ड थी और मेरी एसेट्स 578 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। जरा सोचो, इतना पैसा कि मैं चाहूं तो एक पूरी कंपनी खरीद सकता हूं। मैं हमेशा जानता था कि XRP और इथीरियम में पोटेंशियल है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसे एक्सप्लोड हो जाएगा। अब तो ऑफिस की हॉटीज भी मुझे क्रिप्टो की ट्यूटर बनाने और सॉलिड इन्वेस्टमेंट टिप्स देने को कह रही हैं। पर मुझे XRP और इथीरियम प्राइसेस की इस अचानक तेजी पर शक था, इसलिए मैंने उन्हें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दी। जब कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर जाती है। वह चिक्स मेरे पास इतना कुछ है सुनकर काफी इंप्रेस हो रही थी, पर एक ही इंसान था जो इस अटेंशन को एंजॉय नहीं कर रहा था, मेरी एक्स वाइफ। उसको जेलसी होने लगी थी। जेलस थी कि सबका ध्यान मुझे मिल रहा था। एक आदमी जिसे उसने कभी एक बेचारा बेवकूफ समझा था, उसके लिए यह सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। काश मैं पहले इतना अमीर होता तो वह मुझे डिवोर्स देने की हिम्मत नहीं करती। उस पल उसे अपना ट्रम्प कार्ड खेलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस दौरान कंपनी के ग्रुप चैट में सब मेरी दौलत के बारे में बात कर रहे थे, जैसा कि आम तौर पर होता था। चैट अब नर्डी कॉइन टॉक से भरा हुआ टेलीग्राम स्टाइल क्रिप्टो चैनल बन गया था।
मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कम से कम सब एंजॉय कर रहे थे और किसी को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था। तभी अचानक मुझे एक जाना पहचाना टेक्स्ट आया, जिसको देखकर मैं हिचकिचा गया। ऑफ कोर्स वह हन चेवोन थी, वही गैस लाइटिंग बिच जैसी वह थी। उसने हमारे डिवोर्स को शुगर कोट करने की कोशिश की और मुझसे फिर से नजदीकियां बढ़ाना चाहती थी। उसने मेरे गरीब बचपन और अनाथ होने पर दिखावा करते हुए सिंपैथी दिखाई। हमारे बीच चीजों को सुलझाने और हील करने के लिए उसने मिलने का सजेशन दिया, पर मुझे अच्छी तरह पता था कि वह क्या चाल चलने की कोशिश कर रही थी और मैं अब उसके गेम्स नहीं खेल रहा था। जैसे ही मैं उसका नंबर ब्लॉक करने वाला था, मुझे सुआ का कॉल आया। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुरंत आंसर किया। वह हैरान थी कि मैंने कितनी जल्दी पिकअप किया, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैं बस फोन से खेल रहा था। फिर भी मैं क्यूरियस था कि उसने कॉल क्यों किया। उसने ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया, बस कहा कि वह चेक कर रही थी। जैसे ही हम बातें कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन नेचुरली आगे बढ़ी। उसने पूछा कि आने वाली छुट्टी के लिए मेरे क्या प्लान्स हैं। खैर, ज्यादा कुछ करने को नहीं था, बस मैं डिपार्टमेंट स्टोर जाकर कुछ नया फर्नीचर लेने का प्लान बना रहा था। मौका देखकर उसने पूछा कि क्या वह साथ चल सकती है, जिसको सुनकर मुझे सच में हैरानी हुई। जब तक मैंने जवाब नहीं दिया, वह चुप रही। साफ था कि वह सबसे बुरे की उम्मीद कर रही थी, पर जब मैंने हाँ कहा, वह एक बच्चे की तरह खुश हो गई। और कॉल खत्म होने के बाद वह बहुत खुश थी, लिटरली इतनी खुश और शर्मिंदा एक साथ। जुंगयोप की बातें अचानक उसके दिमाग में गूंजने लगीं, वही बातें जो शायद मेरे साथ उसकी किस्मत तय कर सकती थीं। उसको यकीन नहीं था कि उसके पास कन्फेस करने की हिम्मत है, पर उसने उम्मीद की कि वह अपना बेस्ट देगी। जब अगला दिन आया, मैं पहले ही उससे मिलने वहां मौजूद था। शायद मेरी गलती थी कि मैं बहुत जल्दी आ गया। जैसे ही मैं पास के कैफे में जाने वाला था, सुआ बिल्कुल सही वक्त पर आई, जिसका मतलब वह भी जल्दी थी। वह उस दिन आमतौर पर से ज्यादा खुश लग रही थी और आम ऑनरिफिक्स के बजाय मुझे एएपीए कहकर बुलाने लगी। मुझे लगा कि चूंकि हम ऑफिस के बाहर थे तो यह ठीक था, जबकि मुझे उससे असली इरादों का कोई आइडिया नहीं था। वह सिर्फ मुझे देखकर ही शर्मा रही थी। इसके साथ हम दोनों एक साथ स्टोर के अंदर चले गए। मेरी बिच एक्स वाइफ को मत भूलना, जो मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं आऊंगा। जब हम भीड़ भाड़ वाली आइल्स में घूम रहे थे, सुआ ख्यालों में खो गई। रियलाइज कर रही थी कि यह पहली बार था जब वह मुझसे अकेले में मिल रही थी। शायद जिस तरह से हम शॉपिंग और हंसी मजाक कर रहे थे, उसे डेट भी कहा जा सकता था। यह सोचकर वह और ज्यादा शर्मा गई। इस दौरान मैं बिल्कुल बेखबर था और सिर्फ उन्हें ढूंढने पर फोकस कर रहा था, जो सबसे अच्छा फर्नीचर हो सकता था। यहाँ तक कि उसने भी मेरी एक्साइटमेंट नोटिस की। मेरा एक्साइटेड होना भी लाजमी था। आखिरकार जब मैं उस सेमी बेसमेंट में रहता था, मेरे पास सिर्फ मोटी पुरानी रजाइयां थीं। इन प्रीमियम फैब्रिक्स का आराम महसूस करना ही मेरे लिए काफी था। 3 ब्लैंकेट सेट्स पर लगभग 2 मिलियन वन खर्च करने के बाद मैं आगे बढ़ा और एक कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर खरीदा। फिर लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर की बारी आई और फिर वॉशिंग मशीन और ऑफ कोर्स 2-3 सोफास भी। आखिर में मैंने वह सब कुछ खरीद लिया जो मैं चाहता था। टोटल कॉस्ट 56 मिलियन वन तक पहुंच गई। सच में ब्रो, मैं शॉपिंग में मजा कर रहा था। जब आप अल्ट्रा रिच होते हैं तो शॉपिंग में मजा आता है। इतना लग्जूरियस सामान खरीदने के बाद भी मेरी सेविंग्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इतना पैसा होना सच में एक वीडियो गेम में चीट कोड्स होने जैसा लगता है। अपनी शॉपिंग स्प्री की जल्दबाजी में मैंने अपनी साथ वाली लड़की को पूरी तरह भूल गया था। मैंने सोचा कि वह मेरे साथ आते हुए बोर हो गई होगी, पर मेरे अनुमान के उलट उसने कहा कि वह सच में एंजॉय कर रही थी। जब उसने रियलाइज किया कि वह मेरे साथ इतना अच्छा टाइम बिता रही है, तो उसे जुंगयोप की सलाह याद आई कि आखिरकार कन्फेस कर देना चाहिए। अब तक वह समझ गई थी कि वह हमेशा के लिए हिचकिचा नहीं सकती, तो हिम्मत जुटाकर वह मेरी तरफ पलटी। पर मैं एक बेवकूफ की तरह उसे इंटरप्ट कर बैठा। मेरे बुद्धू दिमाग को यह भी रियलाइज नहीं हुआ कि वह कन्फेस करने वाली थी और मैंने बीच में ही उसकी बात काट दी। उसने उस बात को टाल दिया और मुझे कहा कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। पर जब उसने जिद की कि उसका सवाल अर्जेंट नहीं था, मैंने बात करना शुरू किया, लेकिन एक और ख्याल से दोबारा इंटरप्ट हो गया। मेरी बिच एक्स को मत भूलना। सीन पर उसे छोड़ने के बाद वह पूरी तरह पागल हो गई थी। यह बात कि मैंने आने की तकलीफ भी नहीं की उसे दीवाना बना रही थी। अगले दिन हमेशा की तरह मेरे कोवर्कर्स एक्सआरपी से हुए प्रॉफिट्स का जश्न मना रहे थे। इस वक्त तक पूरी कंपनी क्रिप्टो एडिक्ट्स बन चुकी थी और मैं उनका गुरु। हमारा असिस्टेंट मैनेजर नासंगुक, जिसने एक बार क्रिप्टो को गैम्बलिंग कहा था, उसे फाइनली अपना पहला प्रॉफिट मिला और वह खुशी से अपने होश खो बैठा। वह जिंदा मिसाल है उस डेफिनेशन की। अगर मैं करप्शन का हिस्सा नहीं हूं तो यह गलत है। अगले 2 महीने में इथीरियम 3 गुना हो गया और एक्सआरपी 10 गुना बढ़ गया। ये जोरदार प्रॉफिट्स ने सीधे साधे लोगों को भी लालची बना दिया। लोग हमेशा सोचते हैं कि एक बार जब वह बड़ा जीत जाएंगे तो लालच करना बंद कर देंगे, पर रियलिटी इसके उलट है। एक बार जब आप आसान पैसे का जाल खा लेते हैं, आप पहले ही जाल में फंस चुके होते हैं। तब आपके असूल और ईमान गायब होने लगते हैं और आप एक के बाद एक लापरवाह हरकत करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमेशा तबाही ही इंतजार करती है। शायद मैं तालाब में एक बड़ी मछली वेल था जिसका जाल में फंसना मुश्किल था, पर मैं भी उससे महफूज नहीं था। मुझे अब भी अपने फादर की सलाह याद है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास गेम में एज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीतेंगे।
जीत तभी मानी जाती है जब आप चिप्स हाथ में लेकर पोकर टेबल से उठते हैं। कंपनी चैट में दो नाम हर मैसेज में आते रहते थे, मेरा और एक्सआरपी का। असिस्टेंट मैनेजर नसोंगुक हर टेक्स्ट पढ़ रहा था, हसद में डूबा हुआ। उसको लगता था कि मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ, कि सिर्फ अच्छी किस्मत की वजह से मैं अमीर हुआ था। उसको लगता था कि वह मुझसे ज्यादा जानता है। उसका कॉन्फिडेंस उस 100 मिलियन वन से आया था जो उसने 1 महीने में कमाए थे। उसको यकीन था कि उसकी किस्मत आगे भी चलेगी, कि वह जल्दी ही रिवरसाइड कॉन्डो और स्पोर्ट्स कार खरीद लेगा, और फिर बाकी जो बचेगा वह सुआ जैसी किसी को अपना प्यार कन्फेस करना होगा। उसी पल मैंने ग्रुप चैट में अनाउंस किया कि मैं अपने दोनों एक्सआरपी और इथीरियम को बेचने जा रहा हूँ। कुछ कोवर्कर्स को मेरे इस अचानक फैसले पर यकीन नहीं हुआ। नसंगुक को लगता था कि मैं पागल हूँ जो ऐसे वक्त में बेच रहा था। उसको यकीन था कि वह मुझसे ज्यादा होशियार है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने दूसरों को भी मनाने की कोशिश की। उसके लिए मैं ग्रुप का लापरवाह बंदा था। फिर भी मैंने शांति से अपना रीजन बताया। मार्केट बहुत तेजी से बढ़ गया था और करेक्शन आना तय था। ऑफ कोर्स मैं सबका दिमाग नहीं बदल सकता था, तो मैंने एक आखिरी मैसेज के साथ चैट बंद कर दिया। अगले दिन मैं टीम लीडर ऑन म्योंगुक के पास था। टीम लीडर ऑन ने मुझे एक दूसरी जगह जाने को कहा। ये बंदा मुझे रूफटॉप पे ले आया और मेरी पीठ पर जोर जोर से थपकी मारने लगा। मेरा बॉस मेरी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एडवाइस पर फख्र महसूस कर रहा था। मैंने एक लेटर खोला और उसे 2 हफ्ते की छुट्टी का नोटिस दिया। किसी वजह से लीडर ऑन तैयार नहीं था और उसे लगा कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। उसका चेहरा सच में प्राइसलेस था। सवाली नजर से पूछ रहा था कि मेरे जैसा इतना अमीर बंदा इस घटिया जॉब से रिजाइन क्यों नहीं कर रहा था। सुआ के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन याद आई। मैंने उससे यूनाइटेड स्टेट्स जाने के अपने प्लान्स बताए थे। बात यह थी कि मेरे पास एक्सपीरियंस और नॉलेज की कमी थी और मुझे उससे जल्दी ठीक करना था। दिलचस्प बात यह थी कि सुआ की जुबान से शब्द नहीं निकल पाए। वह शायद भूल गई थी कि उसे क्या कहना था और सिर्फ मुझे सेफ ट्रिप की विश की। टीम लीडर ऑन ने आसानी से मेरी छुट्टी का नोटिस अप्रूव कर दिया, पर मैं एक मुश्किल सिचुएशन में था और उससे सलाह मांगी। देखो, मैं एक टूटी फूटी बिच गरीब इंसान था जिसके पास न कोई करियर था, न टैलेंट, न कोई खास ख्वाहिश। मुझे ये सब पैसा मिल गया उन लोगों से जलते हुए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने सपनों पर खर्च की थी। यहाँ पर मेरे बॉस ने मेरे ख्यालों पर तनकीद की और सीधे से उन्हें बकवास बुलाया। मैं उसके इस रूप को देखकर हैरान था। उसने मुझे अपने बचपन के सपने के बारे में बताया कि वह गोल्फ प्लेयर बनना चाहता था। लीडर ऑन ने इतनी प्रैक्टिस की थी कि उसकी हाथों की खाल उतर गई थी, फिर भी वह लगा रहा। मैं जानता था कि वह अपने सपने को पूरा करके खुश था, पर फिर एक दिन उसकी दुनिया टूट गई। उस बेचारे बंदे को पता चला कि उसे अपने सपने को फाइनेंस करने के लिए उसके पेरेंट्स को कितनी ज्यादा फीस देनी पड़ी थी। सब कुछ के बावजूद ऑन को अपना सपना मार देने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा और ऑफिस में आना पड़ा। उसका नया सपना अपने परिवार के साथ रहना और बस कैजुअल बेसबॉल गेम देखना है। अपनी बुद्धिमानी से मुझे समझाते हुए उसने जोर दिया कि जिंदगी में सपनों को पूरा करने के बहुत सारे मौके होते हैं और सपनों के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। इतनी देर तक मैं चुपचाप उसकी सलाह सुन रहा था और मैं अंदर से हिल गया। मेरे ख्याल और साफ हो गए, जिससे मुझे एक एक कदम उठाने और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने की इजाजत मिली। आखिरकार मेरा नोजी बॉस मेरे पास आया और उसने बड़े सवाल का जवाब पूछने का फैसला किया। मैंने कितना पैसा कमाया? मैंने गोलमोल बातें शुरू की। गांगनम गो में एक एवरेज अपार्टमेंट की कीमत के बारे में पूछा। उस वक्त जवाब $2 बिलियन था और उस नंबर को रेफरेंस बनाकर मैंने अपने कान में उसको वह पैसा फुसफुसाया जो मैंने कमाया था। ये कहना ठीक होगा कि उस आदमी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वह रियलिटी पर सवाल उठा रहा था। एक हिस्सा सच में मुझ पर फख्र कर रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ ऑफिस वर्कर बनकर नहीं जा रहा था, बल्कि एक आदमी जो ऑफिशियली ट्रिलियंस के दायरे में दाखिल हो चुका था। इस बातचीत के तुरंत बाद मैंने सामान पैक किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तुरंत मैंने फर्स्ट क्लास में प्रीमियम ट्रीटमेंट नोटिस किया और याद आया कि इकोनॉमी में उड़ना कितना बेकार होता था। मैं खुशी से गुनगुनाते हुए पीछे होकर बैठ गया, जब तक कि मेरी दाईं तरफ से एक आवाज ने मेरा ध्यान नहीं खींचा। यह औरत कॉल पर थी, तो जब हमारी आंखें मिली मैंने उसे हाथ हिलाकर हेलो कहा। उसने मुझसे माफी मांगने के लिए अपना कॉल काट दिया। इस चीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी में उस औरत ने मुझे अपना पर्सनल बिजनेस कार्ड थमा दिया। वो जिन युग्युंग थी, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अपनी उम्र के हिसाब से एक शानदार सक्सेस स्टोरी। जब मैं उसके कार्ड के डिटेल्स पढ़ रहा था, मैंने खुद को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक आम सेल्स रेप बताया। मैं उसके चेहरे पर शौक और हैरानी देख सकता था कि मेरे जैसा एवरेज जो यहाँ फर्स्ट क्लास में कैसे उड़ रहा है। मैंने आगे कहा कि मैं आजकल ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स में काम करता हूँ, पर सच कहूँ तो भूल जाओ उसे। मेरे सामने एक खूबसूरत मुंह में पानी ला देने वाला स्टेक रखा था जो मेरा सारा ध्यान खींच रहा था। मैंने एक बाइट लेकर काम शुरू किया और हर बाइट कितना जूसी था उसका झटका महसूस हुआ। मैं आखिरकार समझने लगा था कि फर्स्ट क्लास सच में कैसा लगता है। इस दौरान युग्युंग ध्यान से मुझे देख रही थी। वो पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी कि यह मेरा फर्स्ट क्लास में पहला बार है। इत्तेफाक से हमारी आंखें मिली और मैंने उसकी एलिगेंट पोस्चर की तारीफ की।
ये डिस्क्राइब करते हुए कि छुरी उसके हाथ में कितनी नेचुरल लग रही थी, मैंने उसे हिचकिचा दिया और वो पीछे मुड़ गई। उस तारीफ को सुनकर वो सच में बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद युगयुंग ने मुझे अपनी कंपनी का नया कार कमर्शियल कॉन्सेप्ट दिखाया। मैं पूरी तरह हैरान था क्योंकि ये मॉडल यूएस मार्केट को टारगेट करने वाला था। अचानक उसने मुझसे पूछा कि आजकल मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ। हालांकि मैं एक हम्बल आदमी हूँ, मैंने कैजुअल तरीके से अपनी फेरारी होने का दिखावा किया। वो औरत पूरी तरह शॉक में फ्रीज हो गई और मुझे बताया कि वो स्पोर्ट्स मॉडल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी काम कर रही है। मैंने एक्चुअली अपनी जिंदगी के एक दौर में मायराई इलेक्ट्रिक कार चलाने के अपने एक्सपीरियंस को जोड़ा। मैं देख सकता था कि उसका चेहरा खुशी से चमक उठा था, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में सुनने के लिए तैयार। जब तक कि मैंने उस औरत को कार के एक्सेलरेटर और ब्रेक सिस्टम की तनकीद करके तबाह नहीं कर दिया। हालांकि मैं सच में अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा था, युगयुंग यहाँ होश खो रही थी। उसी वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना बदल चुका हूँ। पहले मुझे उसकी कैलिबर की औरत से ऐसे खुलकर बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। उसकी रुचि, इंटरेस्ट्स में झांकने का फैसला करते हुए मुझे पता चला कि युगयुंग को बचपन में कार्स का शौक था। वो एक एंथुजियास्ट थी जिसने दर्जनों अलग अलग कार्स चलाई थी। क्यूरियस होकर मैंने डिटेल्स पूछी। उसका रीसेंट एक्सपीरियंस मिनी चलाने का था। उसको उसकी खूबसूरत डिजाइन की वजह से बहुत पसंद आई थी। मैं आखिरकार देख सकता था कि उसका चेहरा फिर से चमक रहा था। फ्लाइट आगे बढ़ी और हम सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उतरने ही वाले थे। युगयुंग फ्लाइट के बाकी हिस्से में अपनी कंपनी स्पेसिफिक्स और मार्केट डिफिकल्टीज के बारे में बातें करती रही। उस औरत ने तब तक मेरा मूड और इंटरेस्ट दोनों खत्म कर दिया था। उस यापर के बगल में बैठना एक टॉर्चर था। आखिरकार हम लैंड हो गए। उसने मुझसे हैंडशेक किया और कोरिया में मिलने की होप जताई। उसके घंटों की चैटर झेलने के बाद मैं आखिरकार उस टॉर्चरस फ्लाइट से निकल गया। और तो और मुझे अफसोस हुआ कि मैंने बोलने की जहमत ही क्यों की थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मैंने सैन फ्रांसिस्को में इस डाइवर्स एक्सपीरियंस का वेलकम किया। मेरा स्टेट्स आने का ड्रीम आखिर रियलिटी बन गया था। जो शख्स मेरा वेलकम कर रहा था उसने मेरा नाम पुकारा। ये मायोंगवू था, मेरा पुराना दोस्त। हम कॉलेज में साथ में एक सेमी बेसमेंट में रहते थे और बहुत टफ टाइम देखा था। वो मेरा राइड और डाई था जब तक उसकी किस्मत नहीं खुली और उसको यहाँ की एक कंपनी में अमेजिंग रोल नहीं मिल गया। मैं उसकी चबी फेस और ब्लोटेड बेली देखे बिना नहीं रह सका। वो स्टिकमैन से सीधा बॉलिंग बॉल बन गया था। मेरा दोस्त मायोंगवू ने खाने के लिए बोला, लेकिन वो मुझे रेस्टोरेंट ले जाने के बजाय उसने मुझे अमेरिका's फाइनेस्ट मील्स, एक बर्गर्स मिलवाया। जब यह सब हो रहा था, मेरी शिटी एक्स वाइफ मुझे इतने टाइम से इग्नोर करने की वजह से चुपचाप सफर कर रही थी। चेवोन अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और बता रही थी कि मैं यूएस ट्रिप पे चला गया। इस बात से वो कितनी गुस्सा है। उसने तो गैम्बलिंग एडिक्शन की झूठी कहानी बना डाली और मुझे वायलेंट मैन, चीटर और तो और स्कमबैग तक कह दिया। चेवोन को पता नहीं था कि उसको अभी रियलिटी चेक मिलने वाला है उस बैडेस्ट बिच ऑन द ब्लॉक से। इस औरत ने उसको अच्छे से औकात दिखा दी, याद दिलाया कि अब जब वो दोनों अलग हैं तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। टीम लीडर चॉइस ओहाये उसकी रैंट सुनकर थक चुकी थी और अब तक चुप थी, लेकिन इस औरत को मेरे बारे में लगातार गलत बातें करते देखकर उसको शौक लगा, खासकर जब सब जानते थे कि मैं उसकी स्टोरीज से बिल्कुल अलग हूँ। मेरी एक्स वाइफ को सोहाये से रियलिटी चेक मिला, जिसने ब्लंटली और फ्रैंकली उसके गुस्से को जेलसी का एक्ट कह दिया। मेरी एक्स वाइफ ये सब सह नहीं सकी और उठकर चली गई, टीम लीडर की हार्श वर्ड्स की कंप्लेन करते हुए। बाथरूम में मेरी साइकोटिक एक्स वाइफ सोहाये के बारे में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी, गुस्से में बड़बड़ाते हुए। चेवन को रियलाइज हुआ कि कोई उसकी बुलशिट स्टोरी पे बिलीव नहीं कर रहा, पर मजेदार बात यह है कि ये पागल औरत भी क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग करने लगी थी और उसका प्लान था कि वो अपने वेल्थ से सबको चुप करा देगी। अगले दिन वो एक बंदा जो ग्रुप चैट में मेरे खिलाफ कीबोर्ड वॉरियर बना था, अपने इन्वेस्टमेंट पे 10% रिटर्न की ढींग मार रहा था। उसने मुझे इम्पेशेंट गाय कहकर मजाक उड़ाया और दूसरों को एडवाइस किया कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्ट करो। फनी थिंग ये है कि मेरे कोवर्कर्स भी उसका ईगो मैनियकल बिहेवियर नोटिस कर रहे थे। टीम लीडर ऑन भी इन्वेस्टिंग के आइडिया में डूब गया और अफसोस कर रहा था कि वो पहले बोल्ड क्यों नहीं हुआ। उसका दिमाग कॉइन्स के आइडिया से भरा हुआ था, जबकि मेरे बॉस एक डायलेमा में थे। उसके दोस्त ने कैजुअली मान लिया कि उसने सारा अमाउंट सेल कर दिया, ट्रस्टिंग माई गट। रियलिटी ये है कि कॉइन्स तो राइज और फॉल होने के लिए ही बने हैं, पर रियल गट्स चाहिए होते हैं राइजिंग कॉइन को सेल करने के लिए, ये जानकर कि कब रुकना है। जिस मोमेंट उसने मेरा मैसेज पढ़ा कि मैंने सारे कॉइन सेल कर दिए हैं, वो समझ गया कि उसको क्या करना है। वापस स्टेट्स आकर मैं यहाँ एक बर्गर सेट एंजॉय कर रहा हूँ और ट्रू जॉय महसूस कर रहा हूँ। म्योंगू चाहता था कि मैं जितने दिन विजिट पे रहूंगा वो मेरा ख्याल रखे, ये जाने बिना कि मैंने अब तक NBA प्लेयर से भी ज्यादा पैसा बना लिया था। म्योंगू का ध्यान 2 अमेरिकन की आवाज पर गया। वो उसे खान कहकर बुला रहे थे, जो सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्रिस और हेलेना यहाँ अमेरिका में उसके नए बडीज हैं। वो म्योंगू के साथ टेबल शेयर कर रहे थे और उसकी डायनामिक कंट्रोल मॉडल पर किए गए काम की खूब तारीफ कर रहे थे। मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने तुरंत उससे इस बारे में पूछा और पता चला कि ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ग्लासेस पहना हुआ वो नर्डी गाय क्रिस एक स्टार्टअप कंपनी चलाता है जिसका नाम ऑरोरा है। हेलेना भी कुछ ऐसी ही है और वो भी एक कंपनी रन करती है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर फोकस करती है। मैं जान गया कि वो दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं और खुद को रोक नहीं सका उनसे उनके स्टार्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछने से।
क्रिस ने कंफर्म किया कि फेज मुश्किल जरूर होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो मुश्किलों से लड़कर रिवॉर्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। ये माउंटेन टॉप चढ़ने से अलग नहीं था, जहां शानदार व्यू देखने को मिलता है। मैंने उन दोनों की बहुत तारीफ की। क्रिस ने मायोंग वू के एक्सेप्शनल टैलेंट को हाईलाइट किया, जो सिलिकॉन वैली के ब्रिलियंट आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स वन ऑफ अ काइंड है, भले ही वो बर्गर एडिक्शन का शिकार है। मैं वहां बैठकर अमेजिंग लोगों की कंपनी एंजॉय कर रहा था। मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रिप पर पैसा खर्च करना वर्थ इट था। उस रात खान मुझे अपने घर ले गया। सैन फ्रांसिस्को के कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की वजह से ये छोटी सी जगह भी यहाँ बहुत महंगी है। उसने आते ही मुझे एक बियर पकड़ाई और असली सवाल पूछने शुरू कर दिए। जानना चाहता था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। कई बियर कैंस पीने के बाद मैंने उसे डिवोर्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया। मेरा लॉन्ग टाइम होमी ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि चेवोन मेरी लाइफ से बाहर हो गई है। उसको सच्ची खुशी हुई कि मुझे क्रिप्टो में सैल्वेशन, राहत मिली। यूएस में बहुत लोगों को ऐसी ही किस्मत मिली और मुझे पता चला कि उनमें से कुछ लोगों ने तो अपना खुद का कॉइन भी बना लिया। ये मेरे लिए एक नया आइडिया था जिसने मुझे चौंका दिया, लेकिन बिट्कॉइन के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सही लगा। क्रिएशन के एक्ट से इंस्पायर होकर मैंने मायोंग वू के सामने एक जबरदस्त आइडिया रखा, एक नई कंपनी शुरू करने की ख्वाहिश। मेरा होमी को लगा कि मैंने ज्यादा बियर पी ली है और मैं सही सोच नहीं रहा, लेकिन मैं डेड सीरियस था और एंटरप्रेन्योर्स के अप्रोच से इंस्पायर था। मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मायोंग वू ने कंपनी शुरू करने के 3 जरूरी फैक्टर्स के बारे में बात की। पहला था कैपिटल सिक्योर करना, दूसरा था वो ग्रैंड आइडिया, और सबसे जरूरी था सीईओ की क्वालिटीज। परफेक्ट कैपिटल और परफेक्ट आइडियाज होने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर सीईओ एक फकिंग मंकी हो। कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, पर वो इनफ नहीं था, ये मैंने सीखा। जिससे मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे कैसा आदमी बनना पड़ेगा ताकि मैं अपनी विजन को रियलिटी बना सकूं। मैं डोजन्स अलग अलग क्वालिटीज के बारे में सोचने लगा। मेरे फ्रेंड ने बोला कि स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं और मुझे ये आइडिया ड्रॉप करने को बोला, पर मैं फिनिश नहीं हुआ था और कंपनी में इन्वेस्ट करने के स्पेसिफिक्स के बारे में पूछा। अगले दिन मैं क्रिस के सामने बैठा, उसको ग्रेट इंटरेस्ट दिखाते हुए कि मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कॉन्वर्सेशन बर्गर प्लेस पे होगी। इस बंदे को इम्प्रेस करने के लिए मैंने अपना फैंसी रिसर्च निकाला जो मैंने उसकी कंपनी औरोरा पे किया था। मैंने अपवर्ड ट्रेंड और कोरियन कॉन्ग्लोमरेट्स का उसकी कंपनी में इंटरेस्ट देखा। इसका मतलब था कि क्रिस की कंपनी बहुत ऊंचा उड़ने वाली थी। क्रिस को इंटरेस्ट नहीं आया जब तक मैंने उसको एक और हिट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से शॉक नहीं कर दिया, जो उनकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के खिलाफ बैटल के बारे में थी। मैंने उस सैवी एंटरप्रेन्योर को असली वैल्यू की चीज ऑफर की। मैंने कीन इंटरेस्ट दिखाया पार्टनरशिप में, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं। इनफैक्ट मैं $500,000 देने को तैयार था, सिर्फ 10% इक्विटी के लिए एज अ पार्टनर। मेरा प्रपोजल सुनकर क्रिस ने डॉक्यूमेंट्स चेक करने का डिसाइड किया। उसने $700,000 का ऑफर देकर फाइट बैक किया, जो मेरे प्रपोज्ड ऑफर से बहुत ज्यादा था। मेरे बडी ने भी उसके इस आउटरेजस और सडन इंक्रीज पे कॉल आउट किया, पर मेरे पास एक बेहतर आइडिया था। मैंने काउंटर किया स्टैगरिंग $900,000 का 20% के लिए, जिससे क्रिस शॉक हो गया। म्योंगवू ने क्रिस की स्टिकी सिचुएशन समझाई, जो फिलहाल अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी से डील करने में ह्यूज ट्रबल फेस कर रहा था और कैपिटल की कमी थी। मेरे बडी ने एम्फसाइज किया कि मैं क्रिस के लिए वो सारा रिस्क रिमूव कर दूंगा और इक्विटी के बदले मैं औरोरा के गोल्स में कभी इंटरफियर नहीं करूंगा। म्योंगवू की फितरत ने एक बर्गर खाने की एनालॉजी देने का डिसाइड किया वर्सेस डबल चीज बर्गर खाने की। इस सैलिवेटिंग आइडिया ने क्रिस को टेम्प्ट किया और इवेंचुअली वो मान गया। वो मेरे साथ सक्सेसफुल डील स्कोर कर गया और मैं ऑफिशियली रोरिस का पार्टनर बन गया। मैं उस मीटिंग के बाद बहुत खुश था। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट फेल भी हो जाता तो भी मुझे सीखने के लिए ग्रेट एक्सपीरियंस मिलता। फिर से मेरे दिमाग में सिर्फ म्योंगवू का अगली फेस ही आ रहा था, क्योंकि ये बंदा ही सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल था मुझे बैकअप करने के लिए। एक अच्छे दोस्त की तरह मैं उसकी हेल्प का एहसान चुकाना चाहता था, इसलिए उसकी एडवाइस मांगी। मैंने उससे और कंपनीज रिकमेंड करने को कहा ताकि मैं इन्वेस्ट करना और एंजॉय कर सकूं। भले ही मैं यहाँ वेकेशन पे आया था, पर मैं ये सोचे बिना नहीं रह पाया कि मेरे फ्रेंड्स ऑफिस में कैसे हैंडल कर रहे होंगे। औरोरा के साथ मेरी डील की न्यूज पब्लिक हो गई और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए गए, यू यंग की कंपनी के भी। औरोरा के साथ साथ मेटवेव ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, एक इंडिविजुअल के एक्सचेंज में। इस पॉइंट तक यूग्योंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक अकेले बंदे का मल्टीपल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना और कंपनी वाइड डील्स चुरा लेना उसको शॉक कर गया। यूग्यांग की कंपनी के लिए ये दोनों तरफ से लॉस था, जिससे उसको समझ आया कि वो यहाँ किसी एवरेज जो से डील नहीं कर रहे, बल्कि वो मेरे बारे में हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन चाहती थी ताकि वो शेयर्स चुरा सके। अपनी इंडस्ट्री में उसकी कनिंग एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो मेरे सडन मूव्स को कंसिडर नहीं कर पाई। यूग्योंग मुझे ढूंढने के लिए हेल बेंट थी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर शुरू हुआ। क्रिप्टो में एक्सपो के एम्पायर की वही फ्लरिश अब गिरने लगी और मेरे हर एक कॉलीग ने उस रेडिट ड्वेलिंग सीवर रेड कीबोर्ड वॉरियर को उसकी बिट्रेयल के लिए कन्फ्रंट किया। उन्होंने उस पर भरोसा किया और 20 मिलियन वन तुरंत खो दिए। शायद सबसे स्वीटेस्ट जस्टिस मेरी शिटी एक्स वाइफ चेविन को मिला, जिसने भी अपना सब कुछ खो दिया था। नया रूप लेकर उस बास्टर्ड ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो लोग बेवकूफ थे जो उस पर रिलाई कर रहे थे। ऐसे थोड़ी था कि उसने उनकी सर पर बंदूक रखी थी इन्वेस्ट करने के लिए। पर ट्रस्ट मी,
ये सोचा जा सकने वाला सबसे शिटिएस्ट रिस्पॉन्स था और मेरे कोवर्कर्स का गुस्सा होना बिल्कुल जायज था। इस टर्मोइल के बीच लोगों को एहसास होने लगा कि उस वक्त मेरी एडवाइस पर भरोसा करना कितना क्रूशल था। अगर वो ऐसा करते तो कम से कम अपना प्रिंसिपल अमाउंट तो सिक्योर कर लेते। मेरे कोवर्कर्स सोच रहे होंगे कि मैं अब तक क्या कर रहा हूँ। सच बताऊं तो मैं एक जानलेवा सिचुएशन में था। हाथ में गन लिए मैं बेरहमी से अपने टारगेट्स को शॉट कर रहा था। मेरा पार्टनर म्योंग वू मेरे साथ ही था। जब तक मैंने उसकी बॉडी जमीन पे नहीं देखी वो खत्म हो गया था। जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था किसी ने मुझे पीछे से शूट कर दिया और मेरी लाइफ एंड हो गई। फिर प्लेयर ने एक मीली वेपन निकाला, पर वो और कुछ नहीं, बस एक बेवकूफों वाला फ्राइंग पैन था। ब्रो ने सोचा कि वो पबजी में है और हमारे सर तोड़ना शुरू कर दिया। गेम में हमारी बेइज्जती कर दी। रियलिटी ये है कि हम सिर्फ एक ऑनलाइन गेम खेल रहे थे और चिकन डिनर सिक्योर नहीं कर पाए। रिवेंज मैच की ऑब्सेशन हमें एक और गेम में ले गई। याद है जब मैंने अपने इस बड़ी का एहसान चुकाने की बात की थी, तो उसके होमी होने के नाते मैंने इस बंदे को एक जबरदस्त नया घर दिला दिया। लेकिन म्योंग वू को गिफ्ट लेने का आइडिया पसंद नहीं आया। ब्रो हर चीज हार्डकोर रिफ्यूज कर रहा था जब तक उसने उस घर में कैजुअली रखा हुआ वो मैग्निफिसेंट गेमिंग पीसी नहीं देखा। वहां हर तरह के कंसोल्स थे। ये ऐसी जगह थी जिसको एक आदमी का अल्टीमेट ड्रीम बोल सकते हैं। हम दोनों ने साथ रहने का एग्री कर लिया। अपने गेमिंग सेशन के दौरान मैंने उसको बैकपैकिंग में अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया। मैं यहाँ 2 वीक्स के लिए आया था, पर टीम लीडर ऑन से अपना स्टे एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया बर्स्ट हुआ और उसने मुझसे एक फेवर मांगा। पहले तो मुझे लगा वो भी टैग अलोंग करना चाहता है, पर लगता है उसके प्लान्स कुछ और थे। तो हम निकल पड़े बस राइड पकड़कर। जब एक गॉर्जियस ब्लॉन्ड लेडी मेरे शोल्डर पे सो रही थी, मैं तो बस एक सिंपल ट्रिप चाहता था। पर इस लेडी, देखो यार, मेरा ये डम्ब एज बेस्ट फ्रेंड चाहता था कि एली साथ चले। वो उसकी कोई अक्वेंटेंस थी और मुझे उसके ज्वाइन करने से ज्यादा माइंड नहीं था, पर मैं उसके बारे में और जानना चाहता था। पता चला कि वो गर्ल बस एक सिंपल ग्रेजुएट है और इस तरह मैं उसके साथ बस में स्ट्रैंडेड रह गया। सच कहूं तो मैं अपने नाइटमेयर में इतना लॉस्ट था कि उसकी आवाज में अपना नाम सुन भी नहीं पाया। एली एक्साइटमेंट से रोर कर उठी क्योंकि एट लास्ट हम फाइनली लॉस एंजलिस पहुंच चुके थे। उस स्टनिंग यंग लेडी ने अपनी लुक से सबको पैरालाइज कर दिया। हम दोनों असल में यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे, पर लगता था एली मुझसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसको जरा भी वरीड फील नहीं हो रहा था। सोचो तो, वो एक रैंडम गाय के साथ ट्रिप पे जा रही है और दुनिया में किसी चीज से नहीं डरती। उसके बिहेवियर से मुझे समझ आया कि मुझे कल्चर के बारे में और बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब मैं अपने दिमाग में शिट ओवर थिंकिंग करने में बिजी था, वो मुझे इग्नोर करने की वजह से ग्रम्पी हो गई। मैंने अपोलोजाइज किया और उसको दोबारा ट्राई करने को कहा। पता चला कि एली के पास पूरी ट्रिप के लिए एक स्केड्यूल है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। मेरे लिए रिलैक्स करने का ये एक कन्वीनियंट आइडिया था, तो मैंने उसको फॉलो करना ठीक समझा। एली और मैंने सब कुछ एक्सप्लोर करना शुरू किया जो हमें मिल सकता था। यूनिवर्सल कंपनी HQB, सनसेट तक। मैंने उसके साथ अपनी मेमोरीज को एक फिजिकल फॉर्म दे दिया जब उसने मुझे फोटो शूट के लिए खींच लिया। ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करते हुए हमने अपनी ट्रिप के नाम पर एक टोस्ट किया। एली को लगा कि मैं उसको फॉलो करते हुए एग्जॉस्टेड हो गया, पर सच तो यह था कि मुझे उसके साथ एक्सप्लोर करने में रियली फन टाइम मिला। मैं उसके बिना एले को इस तरह एक्सप्लोर भी नहीं कर पाता, तो मैं ग्रेटफुल फील कर रहा था। मेरे बारे में और जानने की एफर्ट में उसने मुझसे स्टेट्स आने में मेरे इंटरेस्ट के बारे में पूछा। मैंने सिंपल रखा और बताया कि मैं एक डिफरेंट कल्चर के बारे में क्यूरियस था। फिर मैंने उससे वही क्वेश्चन पूछा। पता चला कि वो फ्रेश ग्रेजुएट अपनी प्रोफेशनल करियर शुरू करने से पहले फ्रेश एयर लेना चाहती थी। उस ब्रिलियंट यंग वुमन ने वॉल स्ट्रीट पर जॉब सिक्योर कर ली थी और जानती थी कि उसकी लाइफ बिजी होने वाली है। उसकी ये अकॉम्प्लिशमेंट सुनकर मेरा जॉ ड्रॉप्ड हो गया। एली का सबसे बड़ा ड्रीम है कि वो अपने सेक्टर में एक ह्यूज बिजनेस डील सिक्योर करे ताकि वर्ल्ड उसको याद रखे। हम दोनों के लिए एक और ड्रिंक पोर करते हुए मैंने उसकी एंडेवर्स में बेस्ट विशेस देने के लिए सेकंड टोस्ट ऑफर किया। मैंने इसमें अपनी खुद की एम्बिशंस की सक्सेस को भी शामिल किया। हम दोनों ने सोचा कि एक दिन हम क्रॉस पाथ्स करेंगे और साथ में बिजनेस करेंगे। रात होते होते हमने अपने रहने के लिए एक हॉस्टल रूम सिक्योर कर लिया। लकीली और सरप्राइजिंगली भी हमारे रूम में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। एली अपने बेड पे बैठ गई। पूरी 5 स्टार मील जैसी लग रही थी और उसने मुझसे कहा कि कितना अच्छा है कि हम अकेले हैं। ये कहना कि मैं ब्रिक्ड अप हो गया था एक अंडरस्टेटमेंट होगा, और मैंने जल्दी से उससे बोला कि ऐसी जोक्स मत किया कर। उसने टीजिंग करना बंद कर दिया और उसके थोड़ी देर बाद हम दोनों सो गए। पर मैं रेस्टलेस था यार, बिल्कुल भी सो नहीं पाया। जिस तरह उसने इतनी कैजुअली हमारे स्मैशिंग का इम्प्लाई किया, वो मेरे बिंगो कार्ड्स में नहीं था। मेरी वर्जिन एस तो ऑलमोस्ट उसका ऑफर रिफ्यूज नहीं कर पाई थी, लेकिन ऐसा करता तो मेरा बैड नेम हो जाता। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब से मुझे अपनी थर्ड लेग का ख्याल रखना पड़ेगा। अगली रात हमने फुल ऑन एंजॉय किया जितना हम कर सकते थे। जैसी वो गॉर्जस लगती है। एली एक स्मोकिंग सेक्सी स्विमसूट पहनकर आई। मुझ पर लीन डाउन होकर उसने टीजिंगली सजेस्ट किया कि चलो नाइस स्विम के लिए चलते हैं। मैंने क्रिप्टो गॉड से स्ट्रेंथ मांगी। पूल में उसने इतनी एलिगेंस से डाइव किया, जबकि मैं तो चिकन आउट हो गया और उसके बाहर आने का वेट करता रहा। वेट और शाइनी लगते हुए वो पहले से भी ज्यादा गॉर्जस दिख रही थी। मैंने उससे बताया कि मैं स्विमिंग में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, पर
पर उसने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और मुझे पानी में खींचने लगी। एली मेरा ट्यूटर बनना चाहती थी, पर भाई मैं तो शिटिंग ब्रिक्स था। एंड में अमेरिकन कल्चर बहुत ज़्यादा इजी और ओपन लगी। मैं थोड़ा डिस्टेंस रखना और अपना रिलेशनशिप वैसा ही मेंटेन करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं जल्दी चला जाऊंगा। इसी बीच कुछ क्लाउन्स आ गए हमारी पार्टी पे रेन करने। ये हॉट शॉट सोच रहे थे कि वो एली जैसी स्मोकिंग गन ब्यूटी को स्कोर कर लेंगे। शायद सबसे स्केरियस्ट पार्ट ये था कि उनमें से एक ड्यूड मुझ में इंटरेस्टेड था। मिस मी आउट ऑन दैट गे शिट। एली ने उनका इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया, पर इन गाइज को रिजेक्ट होने की कोई परवाह ही नहीं थी। उसकी गॉर्जियस पर्सनालिटी ने उन क्लाउन्स में से एक को अल्यूरिंग लगी और वो उसको टच करने ही वाला था जब मैं स्वूप्ड इन उसका हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि उसको टच मत करना। एली मुझे अपने डिफेंस में खड़ा देखकर शॉक्ड हो गई। मैं बड़ा आदमी बनकर डिफेंड तो कर बैठा, पर मुझे आगे क्या करना है इसका कोई आइडिया नहीं था। आई मीन वो 3-on-1 था और मेरी एस बीट होने वाली थी। मेरी मेन प्रायोरिटी एली की सेफ्टी सिक्योर करना थी, पर मेरे शौक के लिए एली खुद उनके पास आई जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है। उनको कन्फ्रंट करते हुए उसने उन लूजर्स को डिमांड किया कि अगर वह चाहते हैं कि वह सब कुछ भूल जाए तो यहाँ से निकल जाएं। उन पंक्स ने उसे कहा कि किसी को हिट ऑन करना कोई क्राइम नहीं है, पर ऐसा लगता था कि एली प्रिपेयर्ड थी। अचानक गार्ड्स कहीं से पॉप आउट हो गए और मैं क्या बताऊं, उन 3 में से वो गे डूड अभी भी टर्न्ड ऑन लग रहा था। वो माचो लुकिंग बिहीमथ्स ने कैजुअली इन पेंसिल नेक्स से कहा कि औरतों को हरास करने के लिए उनके साथ आओ, और इस तरह वो गाइस स्वीप अवे कर दिए गए, जबकि एली और मैंने अपने ड्रिंक्स के साथ एक लवली टाइम शेयर किया। गार्ड्स ने उनके अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के लिए कॉम्पेंसेट भी किया, एक कस्टम जो कोरिया जैसा ही था। ऐसा लगा कि एली मुझ में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई। वह मेरे बैकग्राउंड, मेरी लाइफ के बारे में सुनना चाहती थी। मैंने उसे ब्लैंकली स्टेयर किया। फिर मैंने अपने चाइल्डहुड की मिसफॉर्चून रिवील की। मैंने शिटी और पूर लाइफ जी थी पेरेंट्स के बिना, और जैसे ही मैंने एली को अपनी फॉलन मैरिज के बारे में बताना शुरू किया, वह इंस्टेंटली मेरी तरफ से एंग्री हो गई और चेविन को विच कहा, मेरे साथ क्रैप जैसा ट्रीट करने के लिए। उसने सोचा कि मैं सुपरमैन हूं जो अपनी एक्स वाइफ की बुलशिट को एंड्योर किया, और ऑनेस्टली वह राइट हो सकती है। एट द सेम टाइम एली समझती है कि कोई मुझ में इंटरेस्ट क्यों लेगा। उसने मेरे बेस्ट क्वालिटीज चार्ट आउट करना शुरू किए, ये हाईलाइट करते हुए कि मैं कितना रिस्पेक्टफुल हूँ और कोई भी वुमन इस पे फॉल हो जाएगी। उसकी बीमिंग स्माइल से ऐसा लगा कि वह मुझे हिट ऑन कर रही है। तो आखिर में हमने डिसाइड किया कि कॉल इट अ नाइट करते हैं। होटल रूम में रेस्ट करते हुए मैंने खुद को थोड़ा काम डाउन करते हुए पाया। मैं झूठ बोलूंगा अगर ये कहूं कि मैं उस दौरान एली की गॉर्जियस लुक्स और बीमिंग पर्सनालिटी के बारे में नहीं सोच रहा था। ग्राइंड पे फोकस करते हुए मैंने मार्केट चेक किया और एक्सपी पील के स्टैगरिंग डिमाइस के बारे में पता चला। वही हाल बाकी क्रिप्टो कॉइन्स का भी था। सबने टॉन ऑफ लॉसेस एक्सपीरियंस किए। मैंने खुद को लकी पाया कि राइट टाइम पे सेल कर दिया था। एली अचानक स्ट्रेंज आवर पर मेरे डोर पर आई, तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोला ताकि उसे वेलकम कर सकूं। मुझे लगता है मेरा ब्रेन मेल्ट हो गया उसकी सिल्क ड्रेस को उसकी बॉडी पर रैप्ड देखते ही। यप, मैं किसी भी गाय की तरह शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा था। मैंने उसे कन्फ्रंट करने की ट्राई की, पर उसने मेरे लिप पर फिंगर रख दी। ये वह मोमेंट था जब मैं जान गया कि मैं अबाउट टू गेट लेड हूँ। वो मेरे बेड शेयर करने लगी, लास वेगस के नाइट टाइम व्यू पर क्वेश्चन करते हुए। मैंने उसे मोस्ट ब्यूटीफुल माना। मैंने ऐड किया कि सांता मोनिका बीच अपनी नेचुरल ब्यूटी से उसको अच्छी तरह कॉन्ट्रास्ट करता है। मुझे और टीज करते हुए एली ने पूछा कि क्या मैं फाइन हूँ उसके साथ इस तरह चैटिंग करते हुए। ऑफ कोर्स ये वुमन डिलिशियस एज हेल लग रही थी, पर मैं तो यहाँ कोरियन एंथम गा रहा था ताकि आखिर तक अपनी वर्जिनिटी प्रिजर्व कर सकूं। उसने रियलाइज किया कि मैं उसके अटेम्प्ट्स इवेड करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसने रीजन पूछा। शीट को ग्रिपिंग करते हुए मैंने उसे अपने फियर्स के बारे में बताया। मैं पहले ही एक बार मैरिज से फॉल आउट हो चुका हूँ और अब मैं स्केर्डली अफ्रेड हूँ कि एक मोमेंट्स वर्थ ऑफ प्लेजर के लिए सब कुछ लूज न कर दूं। आइडिया तो टेम्पटिंग लग रहा था, पर एली एक गुड फ्रेंड है जिसके साथ मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था। मेरे एक्सप्लेनेशन ने उसे रियली बम्ड आउट कर दिया। एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर उसने मुझसे बेग किया कि हम पूरी रात स्टे अप करके बातें करते हैं। मैं उसके लिए ओके था। हमने बंच ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स पे स्पीक किया इससे पहले कि मैं क्रैश आउट हो गया। वह थी अभी भी अवेक थी, मेरे फेस से प्ले कर रही थी, डिसअपॉइंटेड थी कि मैं जल्दी फेंट हो गया। इस मोमेंट को एक कैश ग्रैब की तरह यूज करते हुए वह एंजॉयबली मेरे बॉडी के क्लोज आई। अपनी पैंट्स में अनेबल टू गेट होन की डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद उसने रात के लिए एक हग से सेटल कर लिया। अगले दिन हमने अपनी इनक्रेडिबल ट्रिप के बाद एक दूसरे को फेयरवेल कहा। एली मेरे कोरिया वापस लौटने के प्लान्स के बारे में क्यूरियस थी। मैंने उसके असम्पशन को कंफर्म किया और उसे गुड बाय बोला, पर उसमें कुछ हेजिटेटेड था। इससे पहले कि उसने वार्मेस्ट हग से मुझे बुलडोज्ड कर दिया, अपना पूरा बॉडी प्रेस करते हुए, उसके स्ट्रेस बॉल्स भी इंक्लूडिंग द। उसने मुझसे बेग किया कि कोरिया अराइव होते ही उसे मैसेज करूं। एक मोमेंट के लिए मैं भी अपने आर्म्स उसके चारों तरफ रैप करना चाहता था, पर हेजिटेटेड किया और स्टॉप्ड गया। मैंने फ्लाइट बोर्ड की और एयरपोर्ट से लेफ्ट हो गया, अपनी लॉन्ग ट्रिप के एंड को रेमिनिसिंग करते हुए। मैंने अमेरिका के एम्बिशियस लोगों के साथ वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स बनाए थे, वह लोग जिनकी कंपनी मैं कोरिया में कभी एंजॉय नहीं कर पाता। हर सिटी अपने तरीके से ट्रिमेंडस और डिफरेंट थी। सब कुछ ह्यूज कैपिटल के चंक से ड्रिवन था। अमेरिका को इस तरह फ्लरिश करते देखकर मेरे अंदर एक ड्रीम इग्नाइट हो गया, और ज्यादा डू मोर करने की और ज्यादा ग्रेटर रिस्क लेने की और आगे स्ट्राइव फर्दर बियॉन्ड करने की डिजायर। सबसे ज्यादा मैं पहले से भी ज्यादा मनी अर्न करना चाहता था।
ये बात मुझे हमेशा बॉदर करती थी कि बिलियनर्स बुढ़ापे में भी हार्ड वर्क क्यों करते हैं। ये इसलिए नहीं कि उन्हें करना पड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मनी अर्न करना सबसे एक्साइटिंग वेंचर था। फाइनली मैं एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां मेरे बडी ने मुझे ग्रेट जॉय के साथ ग्रीट किया। जुंगयोप अकेला नहीं आया था, बल्कि सुआ को भी साथ लाया था। उसने मुझे ग्रीट किया और मेरी ट्रिप के बारे में पूछा, और उसे देखकर मैं तो लिट अप हो गया। हम आपस में टॉक कर रहे थे, जबकि जुंगयोप शायद अल्टीमेट विंगमैन की तरह हमें बाउंस ऑफ होते हुए देख रहा था। हंग्री थे, हमने लंच करने का सेटल किया। ऑफ कोर्स मैं उन्हें 5 स्टार होटल में ट्रीट करने वाला था। इस पूरे टाइम चेविन मुझे मैसेज करती रही, पर मैंने उसे घास तक नहीं डाली। मैंने अपने अपार्टमेंट के कंफर्ट को एंजॉय किया। अमेरिका के इनक्रेडिबल व्यू के बावजूद मुझे अभी भी अपने प्लेस की सीनरी से बायस था। फाइनली मैंने उन सब लोगों के मैसेजेस चेक किए जिन्होंने मुझे हिट अप किया था। कॉसाइल डेड, और एली ने मुझे एक्साइटिंग न्यूज दी, जबकि मैं स्टेट्स को और ज्यादा विजिट करने के अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोच रहा था। मैसेजेस में मुझे चीवान का मैसेज मिला। उसने एक इमोशनल टेक्स्ट लिखा, ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे कि उसके बिना डील पे जाकर लॉस मेरा हुआ है। ये वुमन एक रोमांटिक फिलोसोफर की तरह एक्ट कर रही थी और मुझसे इन लव होने के फीलिंग्स कन्फेस किए। सिर्फ वह मैसेज पढ़कर मुझे चिल्स आ गए। क्लियरली इस बिच को एक थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट की जरूरत थी। इसी बीच चेविन ऑल बाय हरसेल्फ थी, जानती थी कि मैंने उसे फिर से गोस्ट कर दिया है। वह रोमांटिक साइड एक मेनेसिंग वन में बदल गई। पहले उसने मुझे इडियट कहा, फिर उसने खुद को यह कंफर्ट दिया कि वह अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, और मुझे थ्रेटन किया कि वर्क पर मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। मैं उससे अफ्रेड था और उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। एक बार फिर इस ईविल वेंच से डिवोर्स लेने के अपने डिसीजन पर कन्विंस्ड हो गया। अगले दिन मैं अपने बडीज के लिए होल बंच ऑफ सुवेनियर्स लेकर ऑफिस आया। मेरे अटर शॉक के लिए हर कोई लूमिंग ओवर और डिस्पेयर में था। एक्साइटमेंट का कोई हिंट नहीं था। मेरे कुछ बडीज ने मुझे ग्रीट किया। वह लोग जिन्होंने मेरी एडवाइस मानी थी, उन्होंने प्रॉफिट बनाया और राइट टाइम पे क्रिप्टो से पुल आउट कर लिया था। उससे मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट क्यों कर रहे थे। असिस्टेंट नासंगुक की शिटी एडवाइस की वजह से उन्होंने अ शिट टन खो दिया था। 95% क्रैश एक्सपीरियंस करना आसान नहीं होता। फिर मैंने अपने टीम लीडर्स को देखा, जिन्होंने मुझे इतनी जल्दी वेलकम न करने पर टीज किया। मीटिंग रूम में मैंने उन्हें 2 एक्सपेंसिव वॉचेस दी, जिससे उनके वेरी हैंड्स ट्रेम्बल करने लगे ऑ में। दोनों रोलेक्स थे, मेरे ग्रेटिट्यूड का जेस्चर उन लीडर्स के लिए जिन्होंने मेरे न्यूबी डेज से मुझे सपोर्ट किया था। टीम लीडर ऑन इतना बड़ा गिफ्ट रिसीव नहीं कर पा रहा था। दोनों ने मुझे थैंक किया, पर वॉच तुरंत रिटर्न करना चाहते थे। मैंने उन्हें अश्योर्ड किया कि प्राइस तो मेरे वॉलेट को स्क्रैच तक नहीं करता, इसलिए वह ले सकते हैं। तभी मुझे शॉकिंगली डिस्कवर हुआ कि मेरे मनी लूज करने की रूमर्स फैली हुई हैं। कोई क्रेजी क्लाउन मेरे ऑफिस में सबसे झूठ बोला था। इस पर्सन की आइडेंटिटी पॉन्डर करते हुए मैं रूफटॉप पे खड़ा था। पर्सन इन क्वेश्चन आया। वह स्लीजबॉल बास्टर्ड संगुक था। मुझे मनी लूज करने पर फेक सिंपैथी दे रहा था। मैंने फिगर आउट किया कि उसकी अगली एस बस मुझ पे स्टेप ऑन करने का चांस चाहती थी। सुंगुक का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा क्लियर रहा है डे 1 से। उससे सिर्फ अपनी प्राइड की परवाह है। वही है जिसने मेरी डेली लाइफ मिजरेबल बना दी थी। उसने मुझे अपने कंडोलेंसेज ऑफर किए, एक शिटी स्माइल देते हुए, और मुझे अलाउ किया कि मैं अपने सपोज्ड लॉसेस के बारे में ओपन अप करूं। नेचुरली मैंने डिलिबरेटली बेट ले ली। फर्स्ट ऑफ मैंने ऐसा एक्ट किया जैसे मैं उस पर फेवर कर रहा हूं, सब कुछ रिवील करके। उससे बेग किया कि सब कुछ हमारे बीच सीक्रेट रखे। मैं देख सकता था कि इस बास्टर्ड का फेस खुशी से लाइट अप हो गया एट द न्यूज। फिर मैंने उसे शॉक किया, अनाउंस करते हुए कि क्रिप्टो से 10 बिलियन कमाने के बावजूद मेरे पास बैरली 10 मिलियन बचे हैं। ब्रदर एक ऑस्कर विनिंग एक्टर में टर्न हो गया, मुझे कंडोलेंसेज ऑफर करते हुए। मैं जानता था कि इस गाय का लाउड माउथ है, और मैं चाहता था कि वह ये फॉल्स न्यूज और ज्यादा स्प्रेड करे। लाइट क्लॉकवर्क की तरह ये न्यूज वायरल हो गई। इस गाय ने स्पिल्ड द टी टू एवरीवन, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करते हुए जो मैंने यूज किए थे। लोगों को ये न्यूज एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट लगा। ये देखते हुए कि मैं अभी अमेरिका से आया था, ज्यादातर लोग मुझसे डिसअपॉइंटेड हो गए। जबकि संगुक, वह स्लीजी कॉकरोच, यूफोरिया फील कर रहा था। वह मुझे फॉल होते हुए देखना चाहता था। उसकी प्राइड मुझे उससे आउट परफॉर्म करते हुए टेक नहीं कर सकती थी। ब्रो मुझे एक वर्म की तरह ट्रीट करता था, जो हमेशा उसके बिलो ही सिट करेगा। जबकि संगुक मुझे फिर से ह्यूमिलिएट करने के लिए अपने नेक्स्ट स्टेज का वेट कर रहा था। एक मैन बिल्डिंग में आया, सबको एक सडन कंपनी डिनर के लिए इन्वाइट करते हुए। संगुक ने ऑप्टेड आउट किया, इससे पहले कि उसने सुना कि डिनर में एक हाई एंड बीफ रेस्टोरेंट शामिल होगा। उसका माउथ सैलिवेटेड हुआ, और नेक्स्ट थिंग जो उसने जाना, वह और बाकी लोग प्रीमियम रेस्टोरेंट में वेलकम किए गए। मेरे कॉलीग्स स्टूपिफाइड थे, क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि कोई ऐसी एक्सपेंसिव प्लेस को अफोर्ड कैसे कर सकता है। जैसा कि संगुक का धम्मा था, वह जानता था कि यह ऐसी जगह नहीं है जिसको कोई अफोर्ड कर सके, नॉट अनलेस ये डायरेक्टर्स के बीच की मीटिंग हो। उससे वह यह वंडर करने लगा कि कहीं कंपनी का सीईओ तो नहीं आने वाला। और उसके शॉक के लिए संगुक ने मुझे उसी जगह अराइव होते हुए देखा। वह यह स्टॉमक नहीं कर पा रहा था कि मैं टीम लीडर्स के साथ एंजॉय कर रहा हूं, और उसने प्लान किया कि सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट करेगा। फर्स्ट ऑफ मैंने सबका अटेंशन स्टील कर लिया, उन्हें वेलकम करते हुए। स्टेज सेट थी। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैं रिटर्न होने के बाद उन्हें एक प्रॉपर डिनर से थैंक करना चाहता हूँ, उन्हें यह फ्रीडम देते हुए कि वह जितना चाहे खा सकते हैं।
संगुक की रियलिटी बिलियन पीसेस में शैटर हो गई। मैंने एक्सपर्टली गैसलाइट किया था, ऐसा एक्ट करके कि मैंने अपनी पूरी फॉर्चून लूज कर दी और फिर ये मूव पुल करके उसका दिमाग और ज्यादा ब्रेक कर दिया। बाकी लोग भी डिस्कस करने लगे, जानते हुए कि अगर मैं ब्रोक होता तो ऐसा लैविश डिनर पुल ऑफ कभी नहीं कर पाता। इसके बजाय उन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए संगुक को ब्लेम किया। उसकी प्राइड फिर से हर्ट हुई तो वह एंगर में खड़ा हो गया। दोनों टीम लीडर्स ने मेरे लिए वाउच किया, सुंगुक को अश्योर किया कि मैं ऐसी फॉर्चून कभी लूज नहीं कर सकता। पर वह कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील करने और उसके डिमाइस की न्यूज स्प्रेड करने के उसके बिहेवियर से डीपली डिसगस्टेड थे। मैंने उस रात को वहीं पकड़ा जहां मैं चाहता था। शैडोज से बाहर आकर मैंने उसे कन्फ्रंट किया और संगुक को बीफ एंजॉय करने की अलाउंस दी। मेरा ओल्ड सेल्फ उसकी बुलशिट इग्नोर कर देता क्योंकि ये रूमर्स जो उसने मेरे बारे में स्प्रेड किए थे रियलिटी से ज्यादा फार ऑफ नहीं थे। पर नो वे इन हेल अब मैं वह बिहेवियर टॉलरेट करने वाला था। अपने वर्ड्स से उसे स्वीट पॉइजन फीड करते हुए मैंने संगुक को अश्योर्ड किया कि यह डिनर स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर किया गया था। जहां मैं अब हूं, नो वन मुझ पर स्टेप ऑन नहीं करने वाला एवर अगेन।